पिछले 7 साल में एक चीज बड़ी महसूस की थी। मैं कॉर्पोरेट्स में जाता हूँ, सेल्स के लोगों के बीच में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, और जब भी मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ कि डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल, तो ज्यादातर लोग ना इस जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। एवरीबडी वांट टू बी सक्सेसफुल। किसी को भी जाके पूछो, आज आप इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं इसलिए बिकॉज आपको ये लगता है कि इसमें से कुछ ऐसा मिलने वाला है जो हमें जिंदगी में सक्सेसफुल बनाएगा, या हमें सक्सेसफुल बनाएगा, या हमारे बिजनेस को थोड़ा बेटर कर सकता है। सो एवरीबडी वांट टू बी सक्सेसफुल। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट that first of all we need to understand what does success really stands for। success का मतलब क्या होता है। मैं क्विकली आप लोगों को एक डेफिनेशन देने वाला हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट डेफिनेशन है जो मुझे सीखने को मिली है कि सक्सेस होती क्या है। तो जो सक्सेस की डेफिनेशन मुझे मिली, सबसे बेस्ट डेफिनेशन, वो मुझे अर्ल नाइटिंगेल की बुक में से मिली है। उसके ऑडियो विजुअल जो आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडियल। डोंट वरी, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन यही है सक्सेस की जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इनको दो भागों में बांटा जाता है इस डेफिनेशन को। इसमें पहला पार्ट है वर्दी आइडियल और दूसरा पार्ट है प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन। सो दैट मीन्स किसी आदमी को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज होनी चाहिए वर्दी आइडियल। वर्दी आइडियल का मतलब क्या हुआ, दैट इज सो इंपॉर्टेंट टू यू। मतलब अगर मैं सफल होना चाहता हूं मेरी लाइफ में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, आई नीड टू हैव अ डैम पर्पस। कुछ ऐसा जो मैं जिंदगी में प्राप्त करना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मेरे पास ऐसा कोई पर्पस ही नहीं है, कोई वर्दी आइडियल ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है। आइडियल का मतलब यहाँ पे आइडियल नहीं है, आइडियल का मतलब है माई गोल। आइडियल का मतलब, वर्दी आइडियल का मतलब है माई पर्पस, माई गोल, माई डिजायर। अगर मेरे पास जीने का पर्पस ही नहीं है, किसी काम को करने के पीछे मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो भगवान भी आकर के मुझे सफल बना सकता नहीं है। सो दैट मीन्स इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, यू नीड टू हैव अ पर्पस। ये ट्रेनिंग में आज आप मेरे पास आए हैं। इफ यू डोंट हैव अ पर्पस, व्हाई डिड यू ज्वाइन दिस वर्कशॉप। आप यहाँ पे इस वर्कशॉप की सफलता आपके लिए होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप एक माइंडसेट बना करके आए हैं, अगर आप एक मेंटल सेटअप बना करके आए हैं कि इस वर्कशॉप से हम सेल्स की कुछ टेक्निक सीखने वाले हैं, इट विल बी सक्सेसफुल फॉर यू। दूसरी चीज आती है प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन। दैट मीन्स जब हमने अपने लक्ष्य रख दिया, जब हमने अपना गोल सेट कर दिया, वहां पे कहानी खत्म नहीं होती है। गोल सेट करने के बाद एक्चुअल में कहानी शुरू होती है। मैंने जब मेरे लिए लक्ष्य रखा, उसके बाद कहानी, लक्ष्य सेट करने से, गोल सेट करने से कहानी स्टार्ट होती है, खत्म नहीं होती है। उस कहानी का अगला पार्ट होता है प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन का मतलब यह है, एक बार जब मैंने मेरे लिए कोई लक्ष्य ठान लिया, उसके बाद हर रोज, हर दिन, हर प्रतिदिन, हर घंटा, जब भी मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम मिलता है, उसमें मैं कुछ भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ ना कुछ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए किया जा रहा होता हूँ। उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन। दैट मीन्स सक्सेस इज अ वर्दी आइडियल, मतलब गोल, और उसके लिए लगातार निरंतर मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता जाऊं जो मेरे गोल की तरफ मुझे ले जाता है, उसको कहते हैं सक्सेस। आई होप आप लोगों को सक्सेस की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ग्रेट। अब अगर ये डेफिनेशन क्लियर हो गई, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में आपसे लास्ट में लूंगा, अगर कोई क्वेरी है तो आप अपने पास कॉपी पेन पे उसको नोट करके रख सकते हैं। लेट मी फिनिश द वर्कशॉप इन अ फ्लो एट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट आता है व्हाट डज सक्सेस रिक्वायर। सक्सेस कंफर्म हो चुकी है, अब ये सक्सेस के लिए हमें क्या चाहिए। सक्सेस के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती है। मैं हर वर्कशॉप में जाकर के सभी लोगों को ये हमेशा बताता हूँ कि अगर आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यू नीड थ्री थिंग्स। और अब ना आप स्क्रीन के बजाय मेरा मेरा फेस देखिएगा। अगर मेरा फेस कहीं नजर आ रहा है आप लोगों को, अगर कहीं पे नजर आ रहा है ना सभी लोगों को नजर, पीपीटी के साथ में। ओके। सो आपकी जो लर्निंग होती है वो मैक्सिमम होती है जब आप एक्शन पे ध्यान देते हैं। अब मैं बोलूंगा, आप चाहे तो आप बोल सकते हैं, हालांकि आप मुझे मुझे मैं सुन नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूँ। मेरी तरह जरा हाथ खड़ा करिए, पेन नीचे रखिए, कॉपी नीचे रखिए, और हाथ आगे लाइए मेरी तरह, इस तरह से, और महसूस करिए जरा रोकड़े को ऐसा करके। अब जैसा मैं बोलूंगा वैसा आप लोगों ने बोलना है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग बोल रहे हैं। बोलिए, अगर मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, अगर मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, मुझे तीन चीजें चाहिए। पहली, माइंडसेट। दूसरी,
स्किल सेट, तीसरी पर्पस। गुड, गुड। अब मुझे सुनिए, इफ आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, मेरे को तीन चीजें चाहिए अगर मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं। पहली है माइंडसेट, दूसरी है स्किल सेट, तीसरी है पर्पस। मतलब अकेले आपने माइंड बना दिया सक्सेसफुल होने का, उससे सफलता मिलने वाली नहीं है। उसके साथ साथ आपको स्किल्स चाहिए। स्किल, अगर मैं एक ट्रेनर बनना चाहता हूं तो मेरे पास एक डैम गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। अगर मैं ट्रेनर बनना चाहता हूं, पब्लिक स्पीकिंग की स्किल चाहिए। आप अगर सेल्स में एक्सेलेंट बनना चाहते हैं, खाली आपने सोच लिया ना कि अपने को डायमंड बनना है, बहुत पावरफुल तरीके से आपने गोल सेट किया, पर्पस आपने सेट कर लिया कि मेरे को डायमंड बनना है, सोचने से होने वाला नहीं है। उसके लिए कुछ स्किल्स होती हैं, यू नीड टू लर्न ऑल दो स्किल्स। तो सेलिंग स्किल्स हो सकती है, कम्युनिकेशन की हो सकती है, लोगों के साथ बातचीत की हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हो सकती है, इंटरपर्सनल स्किल्स हो सकती है। सारी स्किल्स आपको चाहिए, तभी जाके सफलता आती है। दैट मीन्स माइंड। अच्छा, अब ये तीन चीजें मैंने आपको कही है, माइंड सेट, स्किल सेट और पर्पस। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन तीनों में अगर हमें सबसे पहले कोई चीज चाहिए, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि सबसे पहली चीज हमें चाहिए होती है माइंड सेट। बट नो, इन तीनों चीजों में जो चीज सबसे पहले अपने को चाहिए, दैट इज द डैम पर्पस। जिसके पास पर्पस नहीं है, उसके पास नेसेसरी माइंडसेट आता नहीं है। जिसके पास नेसेसरी माइंडसेट नहीं है, उसको ये नहीं मालूम कि जो मेरा पर्पस है वहां तक मुझे कौन से स्किल्स की जरूरत पड़ने वाली है। और जिस इंसान के पास ना पर्पस है, ना माइंडसेट है, ना स्किल सेट है, ऐसा आदमी जब भी कुछ करने की कोशिश करेगा, बड़ी मुश्किलें आएंगी, हार जाता है, क्विट कर जाता है। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही है। ओके, ग्रेट। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ चीज शेयर करने वाला हूँ, वो था जिस ओके, ये आप लोगों को तीनों स्टेप समझ आ गए। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, द फर्स्ट स्टेप इज टू हैव अ डैम पर्पस। एनीबडी हु डजंट हैव अ पर्पस इज अ लूजर बाय डिफॉल्ट। एक आदमी जिसके पास पर्पस ही नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट लूजर है। इसको, इस स्टेटमेंट को आपको जीवन में हमेशा याद रखना है। कोई आदमी वो किसी भी काम में हाथ डाले, अगर उसके पास अपना पर्पस क्लियर नहीं है, पर्पस अगर उसका क्लियर नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट लूजर की कैटेगरी में आता है। क्योंकि ना तो उसके पास राइट स्किल सेट होगा, ना उसके पास राइट माइंडसेट होगा, ना वो सही रास्ते को फॉलो कर रहा होगा। वो बाय डिफॉल्ट ही लूजर की कैटेगरी में आ जाता है। सो सेकंड स्टेप इज, ऑब्वियसली मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सेकंड स्टेप इज टू स्टार्ट विद व्हाटएवर एंड फ्रॉम वेयर एवर यू आर। सो पहला काम है, हमने लक्ष्य निर्धारित किया। दूसरा काम हमारे पास होता है कि आज अभी इन हालात में जो भी ऑप्टिमम आप कर सकते हैं उसको करिए। इन हालातों में जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वो करिए। एक बेटर और टाइम के, एक बेटर सिचुएशन के इंतजार में नहीं रहना है, ये सक्सेसफुल लोग कहते हैं, जो मैंने उनसे सीखा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड द थर्ड स्टेप इज बी प्रोग्रेसिव। बी प्रोग्रेसिव बड़ा सिंपल है। हम जहां हैं, जिधर हैं, जैसे भी है, जिस भी हालात में है, अपने लक्ष्य की तरफ हर रोज कुछ ना कुछ किए जाएंगे। जिस दिन हमने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कुछ नहीं किया, उस रात को नींद नहीं आनी चाहिए। ये माइंडसेट होता है सक्सेसफुल लोगों का, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एनीवे, अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, लेकिन ये मेन टॉपिक है आज का हमारा, जिसके ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। दैट इज द सक्सेस फंडामेंटल्स। माय डियर फ्रेंड हनी एंड द टीम, आपकी सारी की सारी टीम, मैं आप लोगों को ना एक बड़ी अच्छी बात कहना चाह रहा हूँ। फंडामेंटल्स आर सेम, दे नेवर डू चेंज। आप इस दुनिया में सुई बेचना चाहते हो, या फिर इस दुनिया में रॉकेट बेचना चाहते हो, हवाई जहाज बेचना चाहते हो, कुछ भी बेचना चाहते हो, फंडामेंटल्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज सेम। इट मीन्स, क्योंकि आप आज जिस फील्ड में हैं उसको हम डायरेक्ट सेलिंग फील्ड कहते हैं। अल्टीमेटली है तो हम सेल्स की फील्ड में। सो ये बड़ा जरूरी है कि जो सेल्स के फंडामेंटल्स हैं, अब आप किसी कॉर्पोरेट के लिए जॉब कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग में आप एक एंटरप्रेन्योर हो, खुद की कंपनी रन कर रहे हो, या फिर अपने देश का कोई प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी की तरह दूसरे देश के लिए बेचना चाह रहे हो, सेल्स के फंडामेंटल दे नेवर डू चेंज एट ऑल। फंडामेंटल्स आर सेम। तो आज वही फंडामेंटल में से देखिए, पिछले कल बच्चन भाई की जब हम शाम को वर्कशॉप अटेंड करे थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात करी कि आज मैं आपके साथ कुछ नया शेयर करने वाला नहीं हूँ, नए तरीके से शेयर करने वाला हूँ। सेम चीज मैं आपको कहने चाह रहा हूँ, बिकॉज आप लोग डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशनल्स हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपने सुनी होंगी, बहुत सारे ट्रेनर को सुना होगा। तो दैट मीन्स के जो
जो टाइटल्स होंगे या जो ऊपर जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में आपको नॉलेज हो, बट उसकी डेप्थ में आपको लोगों को क्लियर करने वाला हूँ, कुछ अलग तरीके से क्लियर करने वाला हूँ, राइट। तो मैं सारे पॉइंट्स तो क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि फुल डे वर्कशॉप का एक हिस्सा है जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, लेकिन 2-3 बातें जो मैंने कल हनी के साथ डिस्कस करी थी, जो मैसेज में भी आप लोगों को बताया है, मैं उस पर आना चाह रहा हूँ। लेकिन एक चीज है जो मैं आप लोगों को जरूर क्लियर करना चाह रहा हूँ, दैट इज अबाउट द सिस्टम। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग मुझे इसलिए भी बहुत, सिस्टम के ऊपर जितना पावरफुल फोकस एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, शायद ही दुनिया में कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन करवाती है। बट एक चीज मैं, क्योंकि मेरे पास, मैंने हनी से पहले कहा भी था कि मैं कुछ लोगों से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ लोगों से प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ। आप लोग को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको मालूम है कि वी नीड टू फॉलो द सिस्टम, राइट, है ना। हमें सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, बट ये सिस्टम फॉलो करने की जरूरत क्यों है? क्या सिस्टम को फॉलो किए बिना हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते? डेफिनेटली हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों से पहले 2-3 लोगों को, मैं नाम मेरे पास लिखे, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, उनसे मैं प्रश्न पूछूंगा नाम लेकर के, तो जो भी मुझे नजर आ रहे हैं। आपको मुझे ये बताना है, हनी इनको अनम्यूट करना है आपने जब मैं प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। आपने मुझे ये बताना है कि सिस्टम को फॉलो करना जरूरी क्यों है। फाइन हनी? यस सर, यस सर। ओके, मैं सबसे पहला प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। मेरे सामने है रोहित सिंह। रोहित सिंह को अगर आप अनम्यूट करें तो उनसे मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। रोहित सिंह, क्या प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं, आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, आप एक लीडर हैं, व्हाई इट इज सो डैम इम्पोर्टेंट टू फॉलो द सिस्टम? सिस्टम को फॉलो करना इतना जरूरी क्यों होता है जी? बिकॉज सर हर एक चीज सिस्टम के साथ ही चलती है। सिस्टम हेल्प टू लिवरेज द एनर्जी। जैसे एक जैक होता है, एक अगर गाड़ी को अगर लिफ्ट करना है, हजारों लोगों से एलपी को लिफ्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन अगर उसको एक सिस्टम के अंदर साइंस ने डाल दिया, इंजीनियर ने उस सिस्टम के अंदर डाल दिया, तो एक 15 साल का बंदा भी पूरी की पूरी गाड़ी को लिफ्ट कर सकता है। दैट इज सिस्टम। सिस्टम में जब एक कॉमन पर्सन जब आता है, कोई कॉमन माइंडसेट वाला पर्सन आता है, अगर एक बेहतरीन सिस्टम बना है तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। वेरी वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच रोहित। ओके, वंडरफुल। अब मैं इसको कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है हनी, आपकी आपकी टीम में ना बड़े खूंखार शेर हैं। मुझे बड़ा मजा लगा। थैंक यू रोहित, इट वाज वंडरफुल टू लिसन टू यू। बड़ा मजा आ गया आपसे सुन के। चलिए, एक पॉइंट इन्होंने बता ही दिया, बाकी के 4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। सिस्टम फॉलो करना इसलिए जरूरी होता है, सिस्टम हमें 4 चीजें देता है, याद रखिएगा, आपके सामने स्लाइड में आ चुकी है। पहली चीज जो सिस्टम हमें देता है, दैट इज द पावर। नंबर 2, जो अभी रोहित ने भी कहा, दैट इज द लेवरेज। ठीक है, लेवरेजिंग हमें पावर देता है। तीसरी चीज हमें देता है एफिशिएंसी, और चौथी चीज हमें देता है इफेक्टिवनेस। इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। प्लीज पूरा का पूरा फोकस मेरे पे रखिए, मेरी बातों पे रखिए। लिखने लुखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ आ जाएगी मेरी बात। ध्यान से समझिए, इस धरती का सबसे कमजोर अगर कोई प्राणी है तो वो इंसान है मेरी नजरों में, राइट। देखो, हम मच्छर से ज्यादा खतरनाक तरीके से काट नहीं सकते, हम चीते से ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकते, हम पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते। हमारे मतलब अगर हम एक एक किसी क्वालिटी को देखें, तो कोई भी छोटा जानवर हो, कोई कीड़ा हो या बड़ा जानवर हो, उसकी कोई क्वालिटी, उसकी कोई पावर ऐसी है जो हमें ओवर पावर कर जाती है, राइट, हमसे आगे निकल जाती है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो इंसान के पास दी है, वो बाकी जानवरों के पास नहीं दी है, वो है बुद्धि। अब ये बुद्धि अपने आप में किसी काम की नहीं है अगर हम इसका इस्तेमाल करके कोई सिस्टम ना बनाए। तो इंसान ने क्या देखा, अब आप ध्यान से समझिए, एक इतना छोटा सा मच्छर हमारी रातों की नींद हराम कर देता था, और मैं और आप, हमारे जैसे लोग आज से सैकड़ों साल पहले उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते थे। जब भी रात को सोने लगते थे, इतने छोटे छोटे मच्छर जो हमारी उंगली के बीच आ जाए, सनों का मसल करके फेंक दे, उन्होंने हमारी रात की नींद हराम करके रखी होती थी। बट देन लोगों ने अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक सिस्टम तैयार किया, सिस्टम, और उस सिस्टम का नाम था ऑल आउट। अब ऑल आउट लगाया, सारे मच्छर बाहर, हम चैन की है। इसका मतलब, जब ये मच्छर वाली परेशानी हमें जिंदगी में परेशान कर रही थी, तब हमने एक सिस्टम बनाया, सिस्टम ने हमें ताकत दी मच्छरों से लड़ने की। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। हम आज से सैकड़ों साल पहले, 150 साल पहले तरसते थे पक्षियों को देख करके। वो छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे परिंदे हमारे सामने हवा में उड़ते थे और जिंदगी का मजा लेते थे, और हम धरती पे खड़े खड़े तरसते रहते थे
हमारे हमारे चेहरे पे तरस होती थी, हम देखते थे भैया देखो कितना अच्छा उड़ रहे हैं, हमें तो उड़ने को नसीब ही नहीं हो रहा है, हम तो उड़ ही नहीं पा रहे, हम तरसते रहते थे और मन ही मन सोचते थे कि अगर पक्षियों की तरह इंसान भी उड़ पाता तो ऊपर से धरती को देखने का कितना मजा आता। हम लोग हेल्पलेस थे, हम लोग कमजोर थे क्योंकि हमारे पास उड़ने की ताकत नहीं थी, कोई टेंशन नहीं है। लोगों ने फिर एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को कहते हैं एरोप्लेन। अब हम इतना ऊंचा उड़ते हैं कि पक्षी वहां तक उड़ने की हिम्मत कर सकते नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ये दो एग्जांपल मैंने इसलिए लिए माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी में जिस चीज से आप परेशान है ना, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी जिंदगी में वो चीज जो आपको परेशान कर रही है, वो चीज जिससे आप तंग आ रहे हैं, उससे निपटने की ताकत एक इंसान में नहीं है। यू नीड टू क्रिएट द डैम सिस्टम। अगर आपको परेशानी आ रही है, फाइनेंशियल क्रंचेस है, अकेले की बस की बात नहीं है मेरे भाई, नहीं निपट पाएंगे। यू नीड टू क्रिएट अ सिस्टम, या फिर यू नीड टू पार्टिसिपेट इन अ डैम पावरफुल सिस्टम। इट मींस आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी का अगर हल कोई निकाल सके तो वो सिस्टम नहीं है। सो द सिस्टम इज सो इम्पोर्टेंट। अभी लॉकडाउन की स्थिति है, आप समझिए जरा, इसकी गहराई को समझिए। लॉकडाउन की स्थिति है, हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक सिस्टम, इतना पावरफुल सिस्टम, और सबसे ज्यादा टर्नओवर उसी सिस्टम का आज की डेट में है, जहां सारी कंपनियों के शेयर धड़ाम से नीचे गिर रहे हैं, जहां सारी कंपनियों का टर्नओवर नीचे गिर रहा है, जहां सभी लोगों का फाइनेंशियल क्रंच आना स्टार्ट हो गया है। लेकिन एक आदमी जिसने सिस्टम बनाया था, जिसका नाम है जूम, जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये सिस्टम ही तो है। मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था, कनेक्ट नहीं हो सकता था, आपके पास आ नहीं सकता था, तो एक सिस्टम बना दिया किसी आदमी ने जो हमें कनेक्ट कर पा रहा है। इसीलिए आज पिछले 1 महीने में जूम ने जितना पैसा कमाया, उतना पैसा पिछले 7 साल के अंदर नहीं कमाया था। समझिए मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट मींस ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको क्यों ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि आप अपने जीवन में जिस भी चीज से परेशान है ना, जिस भी चीज से परेशान है, आई डोंट नो, वो फाइनेंशियल हो सकता है, वो रिलेशनशिप का हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, उससे बाहर आने के लिए यू नीड टू हैव द डैम पावरफुल सिस्टम। अब सिस्टम की जहां तक बात आई तो दो बातें होती हैं, या तो आप सिस्टम बना लो, अगर सिस्टम नहीं बना सकते हैं तो किसी ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन जाए जो वेल प्रूवन सिस्टम है, उस सिस्टम का हिस्सा बन के उस सिस्टम में पार्टिसिपेट करके अपनी उन टेंशन को, अपनी जिंदगी की परेशानियों को खत्म कर दो। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के बिना हम अपनी जिंदगी की परेशानियों पे, लिमिटेशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमें सिस्टम का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही है। प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आप लोगों को बात समझ आ रही है। ओके, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं आगे। अब सिस्टम के बहुत सारे पार्ट हैं, अगर क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आप लोग हैं तो आप लोगों को मालूम है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स है। सिस्टम का जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज द पर्पस। इसकी मैं पहले से आप लोगों के साथ बात कर चुका हूँ। कहीं पे भी किधर भी आपको सफल होना है, जिस भी सिस्टम है, आज आप एक पर्टिकुलर सिस्टम का हिस्सा है, अगर इस सिस्टम का हिस्सा बनने से पहले आपका पर्पस क्लियर नहीं है ना, अगर आपका गोल क्लियर नहीं है, ये दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम होते हुए भी आपकी जिंदगी में जरा सा भी बदलाव नहीं ला सकता। सो इन ऑर्डर टू टेक द एडवांटेज ऑफ अ सिस्टम, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मुझे वहां पे करना क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी सिस्टम का जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज टू बिल्ड ड्रीम्स, दैट इज टू सेट गोल्स, दैट इज टू डिफाइन पर्पस, राइट। सो अगले स्टेप कौन कौन से होते हैं उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो सारा आप लोगों को मालूम है। मैं क्विकली आना चाह रहा हूँ उस पॉइंट पे जहां पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको मैसेज में दिया गया था, दैट वाज अबाउट द प्रोस्पेक्टिंग, राइट। हनी यही बात हुई थी हमारी, है ना, हम प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात करने वाले थे। क्योंकि ये पूरा जो ट्रेनिंग सेशन है ये फुल डे प्रोग्राम है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे। मैं क्विकली आना चाहता हूं कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करी जाए, बेचने का तरीका क्या होना चाहिए। पिछले कल बच्चन साहब की जो ट्रेनिंग में थे, बच्चन भाई की जो ट्रेनिंग में, उन्होंने भी बड़ी शानदार बात कही है, इंटेंशन मैटर्स। सो वो हम सेल्स में कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हनी मेरे लिए अनम्यूट कर देना, प्रजा को सामने लाइए। प्रजा से मैं पूछना चाहता हूँ, प्रजा, इफ यू आर इन दिस सिस्टम फॉर इनफ मंथ्स, अगर आपको टाइम हो चुका है, विल यू प्लीज इलेबोरेट ये प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है। हेलो। यस हाँ, यस हाय प्रजा, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ओके ओके, ग्रेट।
म्यूट हो गया है, प्रजा का जो माइक्रोफोन है वो म्यूट हो चुका है। ओके एक मिनट सर। ओके, हाँ प्रजा फिर से म्यूट हो गया। आई थिंक सर कनेक्शन एरर आ रहा है कुछ। ओके कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट पूनम को देखो, अगर पूनम है तो पूनम से। यस सर। ओके, जो भी कोई अनम्यूट होता है उनको अनम्यूट करके उनसे वही वही मुझे जवाब दे दे। मैं आप लोगों से जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो प्रश्न ये है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन एंड इलेबोरेट प्रोस्पेक्टिंग? सो कोई भी इसका आंसर देना चाहे मुझे दे सकता है। वन टाइप करें, अगर कोई और है तो कोई रिप्लाई करना चाहते हैं? रोहित भाई बोल रहे हैं कि मैं रिप्लाई कर लेता हूँ। रोहित जी कोई कर दो, रोहित जी कोई कर दो। जी सर। हाँ जी सर, प्रोस्पेक्टिंग बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज के लिए जो हमारे मेंटल लेवल में है, सामने वाले को क्यूरियस करना, दैट्स कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। वो कुछ भी हो सकता है, वो चाहे आपकी लव आशिकी हो, सेल्स हो, नेटवर्किंग हो, कुछ भी हो। ओके फाइन, कन्विंस करना सामने वाले को। क्यूरियस करना, कन्विंस करना इज डिफरेंट थिंग। क्यूरियस क्रिएट करना, क्यूरियोसिटी को क्रिएट करना। ओके फाइन फाइन, मैं किसी और से आंसर जानना चाह रहा हूँ। ग्रेट, थैंक यू रोहित, इसका बहुत परफेक्ट आंसर मैं आज आपको देने वाला हूँ। जी कोई और जी, और कोई कुछ बताना चाहे? चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। मैं मालूम है आप लोगों को, मैंने जब ये पूरा स्लाइड मैंने रन करनी शुरू करी तो बाकी की चीजें मैंने स्किप क्यों करी? क्योंकि पिछले 7 साल के अंदर मैं इतनी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ, थाउजेंड्स ऑफ देम आर देयर, मतलब हजारों के हिसाब से ट्रेन कर चुका हूँ। सो उनमें जब मैं इस टॉपिक के ऊपर लोगों से बातचीत करता हूँ तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो आंसर्स होते हैं मुझे इसी जगह पे सुनने को मिलते हैं। सी, कभी कभी तो लोग मुझे ये कहते हैं कि जी प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये होता है आप ये ढूंढो कि मुर्गा पकड़ो, मुर्गा ढूंढो कौन सा है जिसको काट सकते हो, बढ़िया, ये बहुत अजीब से वर्ड्स होते हैं, है ना। और प्रोस्पेक्टिंग में ये भी कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को ढूंढ करके निकाले या लोगों को हम ऐसा पता करें कि उसको हम क्या बेच सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं। एक्चुअली में प्रोस्पेक्टिंग ये नहीं होती है। अब पूरा ध्यान स्लाइड्स के ऊपर रखना जो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आपके सामने जो मैंने पिक्चर रखी है ना, आप ध्यान से समझिए। इस आदमी को देख करके हमें क्या लग रहा है, इसको इस टाइम इसकी फीलिंग क्या है? भूख की फीलिंग है। इस टाइम इसकी नीड क्या है? खाना है। अगर मैं इस टाइम इसको बोलूं कि भाई देख मैं तुझे एक बुक लेकर के आया हूं जो इंटरनेशनल ऑथर ने लिखी है और ये एक ही कॉपी है दुनिया में, इसके अलावा कोई दूसरी कॉपी ही नहीं है, और ये जो कॉपी है इसकी जो कीमत है वो 1.5 लाख रुपए है, ये कॉपी तू रख ले और ये कॉपी तुझे मैं 1500 रुपए में या 1000 रुपए में दे रहा हूँ। हाँ कोई बोल रहा है बीच में, प्रजा मेरे ख्याल से प्रजा का माइक ओपन हो चुका है। ओके, लेकिन इसकी जो जरूरत है ना इस टाइम पे वो खाना है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? अपने हाथ जरा दोनों ऊपर लाइए, इस तरह से सामने, सारे के सारे लोग आगे लाइए हाथ ऊपर, ठीक है। और जैसा मैं आज बोलूंगा ना उसको जिंदगी भर याद रखना है प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है। अपना जो बायां हाथ है जहाँ पे आप अपनी नब्ज चेक करते हैं वहां पे दोनों उंगली ऐसे रखिए, शाबाश। आज के बाद कभी मत भूलना इसको, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, राइट। रख दिया सबने? रोहित आपकी नहीं दिख रही मुझे नब्ज, रोहित भाई आपकी, हाँ थोड़ा हाथ ऊपर करिएगा, हाँ ऐसे ऐसे रखना है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है अपने क्लाइंट की यानी कि प्रोस्पेक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता करना। इस वर्ड को हमेशा याद रखना। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है जिस आदमी को आप अपने सिस्टम में लाना चाहते हैं ना, या जिसको माल बेचना चाहते हैं, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी, बीमारी ढूंढना, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। हनी, अगर मुझे आपको कुछ माल बेचना है, अगर मैं आपको कुछ सामान बेचना चाहता हूँ, समझिए मेरी बात, अगर मैं आपको कुछ सेल करना चाहता हूँ, सेल करने से पहले मुझे आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करके आपकी जिंदगी का पूरा हालत मालूम होनी चाहिए। मुझे मालूम होनी चाहिए कि आज की डेट में हनी की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी है क्या। अब जरा सोचिए, आप किसी आदमी के पास जा रहे हो अपना हेल्थ सप्लीमेंट बेचने और बेचारे की अभी अभी बीबी भाग गई हो, तो उसकी जिंदगी की परेशानी है बीबी भागी हुई है। अभी तो उसको कोई ऐसा आदमी चाहिए जो उसकी बीबी को मना के वापिस लेके आए, उसको अभी प्रोटीन की जरूरत नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ, अब समझिए जरा। आपके गांव का कोई नेता है, बहुत बड़ा कोई नेता है, उसने टेबल के ऊपर से और टेबल के नीचे से दबा के माल कमा रखा है,
उसको पैसे की जरूरत ही नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज अगर आप अपना प्रोडक्ट उसको सेल करने जाएंगे तो सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम ढूंढो। अब मान के चलिए आपका जो वो पॉलिटिशियन जो आपके एरिया का है, उसकी परेशानी ये है कि उसका जो बेटा है वो भंगी हो गया है, नशेड़ी हो चुका है, जिंदगी की बैंड बजी पड़ी है। तो आज उस एमएलए को या उस पॉलिटिशियन को अगर आप ये बता दो कि भाई तेरे बेटे को सही इंसान बनाने का रास्ता मेरे पास है, वो उल्टा आपके पीछे दौड़ेगा अपना परेशानी सॉल्व करने के लिए। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है जिस आदमी के पास आप जा रहे हो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी का हल लेकर के जाना, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। परेशानी बढ़ाना नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है, मान के चलिए अब मैं अपने क्लाइंट्स को कैसे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम सेल करता हूँ, ध्यान से समझिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम बेचना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, वो भी स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के लोग तो ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम तो पूरी दुनिया की नॉलेज हमारे अंदर ठूस के भरे बैठे हैं, हमें तो कोई सिखा ही नहीं सकता। अब मैं उनको जाकर के ट्रेनिंग प्रोग्राम बेच करके आता हूँ। मैं कैसे बेचता हूँ, ध्यान से समझिए। मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट को ऑब्जर्व करता हूँ काफी दिनों तक, बहुत दिनों तक उसकी हर एक्टिविटी को नजर रखता हूँ और ढूंढने की कोशिश करता हूं कि उसकी कंपनी में या उसके लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत कहां है, प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करता हूं। और फिर ये कोशिश करता हूं कि जो उसकी प्रॉब्लम है उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन मैं दे सकूं। तो जब मेरे क्लाइंट्स के पास में जाता हूं और जब उनको मैं बताता हूं कि ये आपकी जिंदगी की परेशानी है जिससे आप और आपकी कंपनी परेशान है और इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन मनोज शर्मा ही दे सकता है, सबसे अच्छा सोल्यूशन मनोज शर्मा ही दे सकता है, सबसे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में मनोज शर्मा ही दे सकता है, सबसे इफेक्टिव रिजल्ट्स मनोज शर्मा निकाल के दे सकता है, तो वो हाथों हाथ मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ले लेते हैं, क्योंकि उनकी दुख की नब्ज पे मैंने हाथ रख दिया होता है। अब उसकी दुख की नब्ज जो होती है, उनकी जो दर्द होता है, उस दर्द का निवारण मेरे थ्रू होता है, इसलिए मेरा माल फटाफट बिकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अगर वो 100 लोग हैं तो 100 लोगों को बराबर लेके चलते हैं। अगर वो इस आदमी को प्रोटीन बेचना चाहते हैं तो सबको प्रोटीन बेचना चाहती है। नहीं, जिस आदमी के पास आप अपना प्लान लेके जा रहे हैं, प्रोडक्ट आपका सेम है, प्लान आपका सेम है, लेकिन बताने का तरीका अलग होता है, उसकी परेशानी का हल बन करके जाइए। अब मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ अगले 3 पॉइंट पे, जहां पे इसको आप थोड़ा डिटेल में समझ पाएंगे। खाली आप सब लोगों ने अगर आज ये प्रोस्पेक्टिंग का मैटर भी ढंग से समझ लिया ना, आपकी सेल्स बूस्ट होने वाली है। मैं नहीं कहूंगा कि रातों रात जादू होगा, लेकिन अगले कुछ दिनों के अंदर आप समझेंगे कि आप अपने क्लाइंट का जो कन्वर्जन है, मान के चलिए आप 10 लोगों को प्लान देते थे तो 2 आदमी जुड़ता था, तो आप अगले 1 महीने के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ये देखेंगे कि 10 लोगों को प्लान दे रहे हैं तो 7-8 जुड़ रहे हैं, सिंपली बिकॉज आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस कर रहे हैं, राइट। अब चलते हैं 3 रीजन। जो नेक्स्ट मैं आपको चीजें बता रहा हूँ वो है, देखो क्विकली पहले यहाँ पे नजर डालते हैं रीजंस पीपल डोंट बाय। क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग अब चीजें खरीदते नहीं है। पहला कारण तो ये है कि हो सकता है उन्हें जरूरत ही नहीं है, और अगर उन्हें जरूरत है तो वो अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब अर्जेंसी नहीं है। और स्पेशली आपके ऊपर तो ये बात ज्यादा लागू होती है, ध्यान से समझिए। जो प्रोडक्ट में अभी आप डील करते हैं मोस्टली वो हेल्थ के आसपास है, राइट। और हिंदुस्तान में माइंडसेट अभी ऐसा बना है कि हेल्थ कभी अर्जेंसी में नहीं रही है, ये प्रायोरिटी पे कभी नहीं रही है। हेल्थ हेल्थ हमेशा सेकेंडरी रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ सभी लोगों को, है ना। सो अब जब हम माल किसी को बेचना जाते हैं तो वो इसलिए नहीं खरीदते, या तो उनको उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत है तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है सो दे डोंट डिजायर टू। चौथा कारण हो सकता है कि एक्चुअल में पैसे ही नहीं है, और पांचवा कारण हो सकता है कि उनका ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट मतलब वो आपकी कंपनी पे भी ट्रस्ट करते हैं, आप पे भी ट्रस्ट करते हैं, आपके साथ दोस्ती अच्छी है, बट उनको लगता है कि ये जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो ना, ये उनके लिए कोई खास ज्यादा फायदेमंद होने वाला नहीं है। ये इसलिए लगता है क्योंकि आप उनको प्रोडक्ट बेचने, उनकी प्रॉब्लम जाने बिना चले गए, उनका प्रॉब्लम देख करके प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, राइट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो जो शानदार 3 बातें हैं मैं आज बताने वाला हूं, दैट इज द रीजंस टू बाय एंड ज्वाइन। अब ये जो पहली बात में वाला उसको ना बड़ा ध्यान से समझना, ये साइकोलॉजी वाली बातें बताने वाला हूँ। लोग अक्सर खरीदते क्यों हैं? जैसे कि मैं मनोज शर्मा, तो मैंने ये लैपटॉप क्यों खरीदा, मैं इसकी डेप्थ में जाना चाह रहा हूँ। कोई आदमी आपकी कंपनी में क्यों जुड़ता है, और जो नहीं जुड़ता है वो क्यों नहीं जुड़ता है। मैंने मोबाइल फोन क्यों खरीदा, मैंने जूते क्यों खरीदे, इसका थोड़ा हम डेप्थ में एनालिसिस करने वाले हैं।
पहला रीजन जो बाइंग के पीछे होता है, दैट इज दिस रीजन। इसको ना आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आप लिख लीजिए। The first reason is people don't buy the way into, they buy the way out of something। इसको पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। ओके चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझिए। और ये ना प्रोस्पेक्टिंग का ही पार्ट है। ये जो मैं सारी बातें आपको कह रहा हूं, ये सारा का सारा प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट है। ये जो 3 मैं चीजें आपको बताने वाला हूं, दे विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग बेटर वे कि प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है या उसको कैसे समझा जाता है। अब ध्यान से समझिए, जब भी दुनिया में किसी आदमी ने कुछ भी खरीदा है, तो वो किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता है, किसी नई प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता है, प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता है। ध्यान से समझिए, मेरा जूता पुराना हो गया था, मेरा जूता घिस चुका था, अब वो देखने में अच्छा नहीं था, तो मैंने नया जूता क्यों खरीदा? मैंने नया जूता इसलिए नहीं खरीदा कि जूता खरीदने के साथ मेरी जिंदगी में और ट्रबल आ जाए। मैंने नए जूते इसलिए खरीदे क्योंकि मेरी जिंदगी में एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लोग मेरे जूते को देख करके अच्छा महसूस नहीं करते थे, मुझे अब चलने में मजा नहीं आता था, मेरा रेपुटेशन डाउन होता था। तो ये मेरी जिंदगी की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी। इन प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैंने नया जूता खरीदा। इसलिए जब नया जूता मेरे पास आया तो मेरी जिंदगी की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स खत्म हुई हैं, नई प्रॉब्लम्स मेरी जिंदगी में नहीं आई है। सोचिए जरा, आपने नया फोन क्यों खरीदा? क्योंकि पुराने फोन से आपको कुछ तो परेशानी थी, पुराने फोन में कुछ तो दिक्कत थी आपको, उसमें स्टोरेज अच्छा नहीं था, उसका कैमरा अच्छा नहीं था, पुराना हो चुका था, टशन अपना खराब हो रहा था। अब ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थे। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुए जब आपने कोई नया फोन खरीदा। अब नया फोन जब आया तो ये सारे प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से चले गए। या ऐसा तो नहीं है कि जब आपने नया फोन लिया तो उसके साथ आपके पास 1000 प्रॉब्लम आ गए। अगर ऐसा कभी होता तो आप वो फोन खरीदते ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर इट। और इसको ना मरते दम तक याद रखना, स्पेशली अगर आप सेल्स में डील कर रहे हैं, इसको जिंदगी भर याद रखना। अगर मैं दुकान में जाकर के एक छोटी सी सेंटर फ्रेश खरीदता हूँ ना, या छोटा सा एक मान के चलिए माउथ फ्रेशनर खरीदता हूँ, उसके पीछे भी मेरा मकसद मेरी कोई एग्जिस्टिंग अभी लाइफ में कोई करंट में कोई प्रॉब्लम है जिसको मैं हटाना चाहता हूँ। दैट मीन्स पूरी दुनिया की जितनी भी बाइंग्स है, जितनी भी खरीदारी होती है, वो प्रॉब्लम को, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को हटाने के लिए होती है, ना कि नई लफड़े, नई प्रॉब्लम्स को पैदा करने के लिए। आई होप मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं। ओके ग्रेट। तो थोड़ा सा डेप्थ में है, आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है? आई होप आप लोग उसमें, आप लोग परेशान नहीं हो रहे, ज्यादा नींद नहीं आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा हम साइकोलॉजी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि दुनिया में, आप जरा सोचिए ध्यान से, हिंदुस्तान ने अभी अभी नए फाइटर जेट्स खरीदे हैं फ्रांस से। क्यों खरीदे? इसलिए कि पुराने के साथ कुछ तो परेशानी थी जो हिंदुस्तान को आ रही थी, कुछ तो ट्रबल था, इसलिए हमने वो नए फोन खरीदे, नए फाइटर प्लेन खरीदे। सोचिए अगर वो नए फाइटर प्लेन आने से हिंदुस्तान को और ट्रबल आते तो हम उसको खरीदते ही नहीं। कौन आदमी दुनिया में ऐसा है, कौन बेवकूफ दुनिया में ऐसा है जो पैसा खर्च करके चीज खरीदे और चीज के साथ मुसीबतें भी खरीदे? ऐसा हो सकता है क्या कभी? नहीं, नेवर। हनी, आपने ये टाई क्यों खरीदी? इसलिए खरीदी, जो आपने अभी पहनी है बहुत खूबसूरत टाई है, इसलिए खरीदी क्योंकि इस टाई के आने के बाद कुछ तो था, कुछ तो परेशानी थी, वो छोटी हो या बड़ी हो, जो आपकी जिंदगी से गई है। अदरवाइज ये टाई आप क्यों खरीदते? राइट। अभी अगर मैं रोहित भाई को देखता हूं तो उन्होंने दाढ़ी बढ़ा के रखी हुई है। राइट। अब मुझे एक बात बताइए, ये दाढ़ी बढ़ाने के लिए आपने कुछ तो लिया होगा ना, इंस्ट्रूमेंट काटने के लिए। अब वो जो आपने मशीन ली, वो क्यों ली? इसलिए कि भैया ये बड़ा लंबा चौड़ा झाड़ हो जाता है, इसको डेली डेली बढ़िया रखो। सेल्स के आदमी है, चकाचक टकाटक रहना पड़ता है, तो डेली डेली इसको हम बाहर जाकर के खर्चा ना करें। तो आपने एक मशीन ले लिया, राइट, समझ रहे हैं मेरी बात? आपने एक ट्रिमर ले लिया। वो ट्रिमर इसलिए लिया कि आपकी एग्जिस्टिंग की कोई प्रॉब्लम थी जिसको आप थोड़ा थोड़ा ठीक कर सको, इसलिए नहीं ली कि आपकी जिंदगी में परेशानी आए। इट मीन्स पूरी धरती पे, पूरी दुनिया में कोई भी आदमी कुछ भी खरीदता है, वो इसलिए खरीदता है क्योंकि अपनी लाइफ की वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहता है। आपके साथ अगर आज मनोज शर्मा, आज आप मनोज शर्मा को प्लान दिखाने आओ, तो मनोज शर्मा इसलिए नहीं जुड़ेगा आपके साथ कि आपकी शक्ल देख ली, आपसे प्यार मोहब्बत है, कितना भी प्यार मोहब्बत तो बोलूंगा भाई ठीक है, राम राम।
मैं इसलिए खरीदूंगा, मैं ये देखूंगा कि भैया आपके साथ जुड़ने से, आपका ये माल खरीदने से मेरे प्रॉब्लम खत्म होते हैं कि नहीं होते हैं। हालांकि हो सकता है मैं उतना डेप्थ में नहीं सोचता हूँ, लेकिन माइंडसेट में तो यही चल रहा होता ना। मैं तो ये देखता हूँ ना मेरा फायदा क्या है, मेरी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इससे मेरे को मिलने वाला क्या है, मेरी जिंदगी में चेंज क्या आने वाला है। अगर मेरी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा है, मेरी जिंदगी में कुछ अपलिफ्टमेंट नहीं हो रही है, मेरी जिंदगी में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं आपके साथ क्यों जुड़ूं, राइट। सो अगर आप मनोज शर्मा को ज्वाइन करवाना चाहते हैं, सो ये आपका फर्ज है कि आप मेरे पास आने से पहले, मुझे प्लान दिखाने से पहले, आपको मालूम हो कि मनोज शर्मा की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रबल क्या है, या फिर मनोज शर्मा की जिंदगी की वो 8-10 परेशानियां कौन सी है, जिसमें से एक परेशानी मेरी आपके साथ जुड़ के खत्म हो सकती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, अदरवाइज आप माल बेच नहीं पाएंगे। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई। ओके, ग्रेट, वंडरफुल। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो अब ये ध्यान समझिए, डोंट मेक प्रॉब्लम्स बिगर। लोगों के पास जाकर के उनके जिंदगी के प्रॉब्लम को और बड़ा मत करिए। एक प्रॉब्लम को या तो सॉल्व करिए, या तो प्रॉब्लम को थोड़ा छोटा करिए या कम करिए, या उसको आसान बनाइए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब भी आप लोगों के घर पे कदम रखते हैं, किसी आदमी को प्लान देने जाते हैं, उसकी जिंदगी के प्रॉब्लम बढ़ने नहीं चाहिए, वो अनकंफर्टेबल नहीं होने चाहिए, बल्कि उनकी जिंदगी के एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम खत्म होने चाहिए आपके साथ जुड़ने से। अब आता है दूसरा कारण। इसके लिए मेरे पास एक ऑडियो विजुअल है, आई डोंट नो कि आपको वो दिख पाएगा नहीं दिख पाएगा। मैं नेक्स्ट चलता हूँ फिलहाल। अभी दूसरा कारण आता है ये, इसको ध्यान से समझिए। दिस इज द सेकंड साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड एनी बाइंग। पीपल डोंट बाय, इसको भी लिख सकते हैं आप लोग अगर आप लिखना चाहें। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट और ज्वाइन कंपनीज, दे बाय स्टोरीज एंड ज्वाइन स्टोरीज। ओके, अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ध्यान से समझिए। जब HUL हिंदुस्तान में आई, उससे पहले भी लोग दंतुन करते थे, ब्रश करते थे। उसके पहले भी लोगों के पास अपने घर में जीने लायक जरूरी चीजें होती थी, साबुन भी होता था, सब कुछ होता था, राइट। लेकिन जब ये ब्रांड्स हिंदुस्तान के अंदर आए, तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी एक स्टोरी क्रिएट की। स्टोरी समझते हैं मेरी बात आप? एक इमोशनल स्टोरी क्रिएट की। अब लोग उस स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते थे। चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, वहां से आपको बेटर समझ आएगा। हमारा इंटेलेक्ट, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी समझ, हमारी बुद्धि हमें चीख चीख करके कह रही होती है, कोको कोला मत पियो, कोको कोला मत पियो, पिज्जा मत खाओ, बर्गर मत खाओ, जंक फूड मत खाओ। हमारा इंटेलेक्ट, हमारी समझदारी चीख चीख करके हमसे कह रही होती है। कह रही होती है, नहीं कह रही होती है, लेकिन इसकी सुनता कौन है? फिर भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सिंपली बिकॉज जो स्टोरीज हमारे आसपास सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, हम उनके साथ मैच होना चाहते हैं, हम उनकी तरह दिखना चाहते हैं, हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। जो भी सबसे पॉपुलर स्टोरी होती है, जो भी सबसे बड़ी कहानी होती है। अब समझिए जरा, सलमान खान ने मुझे वो मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, कौन सी मूवी थी वो, जिसमें आखिरी में जाकर के उसकी मर जाता है वो, जिसमें उसको सिर में अटैक होता है, पता नहीं, जो भी कोई मूवी थी वो। उस मूवी में वो थोड़ा सा नेगेटिव रोल प्ले करता है, जहाँ पे उसने अपने सिर के ऊपर वो एक रुमाल बांधना शुरू किया होता है। या फिर आप टाइगर वाली कहानी पे जाइए, एक था टाइगर। एक था टाइगर में जब उसने अपना स्कार्फ गले में डालना शुरू कर दिया, तो स्कार्फ की इतनी ज्यादा बिक्री हिंदुस्तान में हुई, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जिसको जरूरत नहीं भी थी उन्होंने भी पहना, गर्म इलाकों वालों ने भी पहना, सर्दी वाले इलाकों ने भी पहना। याद आ रहा है मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? क्योंकि सलमान खान ने जब वो स्कार्फ पहना, लोगों ने जब उस मूवी को देखा, अब उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि भैया हर वक्त कॉलेज में वो स्कार्फ ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम गर्म इलाके में रहते हो तो वो स्कार्फ पहनने की जरूरत नहीं, जिसमें चैकेट से बने होते थे, वो स्कार्फ पहनने की जरूरत नहीं है। बट वो लोग सबसे पॉपुलर स्टोरी की तरह दिखना चाहते थे, इसलिए वो उन्होंने चीजें खरीदी। मेरी बात ध्यान से समझिए। आज अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप कौन सी घड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आपका जो इंटेंशन है ऑटोमेटिकली उस तरफ जाता है जिसकी कहानी सबसे पॉपुलर है। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो जरूरी नहीं है कि आप रोलेक्स की घड़ी इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपको बार बार टाइम देखना होता है, आपको द टाइम से कोई लेना देना नहीं है। आप तो इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो जो रोलेक्स के साथ एक लिगेसी जुड़ी है, लिगेसी जुड़ी हुई है, कहानी जुड़ी हुई है, आप उस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं।
दैट मीन्स अगला जो मेरा कहना आप लोगों को है, दैट इज टू बी अ स्टोरी वर्थ टेलिंग एंड वर्थ सेलिंग। मतलब आपकी तरह एफएलपी में भी सैकड़ों हजारों लीडर्स हैं। एक व्यक्ति आपके साथ ही क्यों जुड़े? वो इसलिए जुड़ेगा कि अगर आपकी कहानी उससे ज्यादा पॉपुलर है, आपकी परफॉर्मेंस या कहानी समझ लीजिए कुछ भी, आपकी जो स्टोरी है अगर उससे ज्यादा पॉपुलर है, तो नेचुरल रूप से उसकी ज्वाइनिंग की इंक्लिनेशन, वो जो झुकाव होगा वो थोड़ा सा आपकी तरफ के लिए ज्यादा रहेगा। सो दैट मीन्स आप अपनी स्टोरी क्रिएट कैसे करते हैं? आपके पास अपनी स्टोरी क्रिएट करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। जैसे अगर मैं हनी की बात करूं, तो मुझे ये लगता है एफएलपी के जितने भी लीडर्स हैं उसमें से हनी ने अपनी एक कहानी शुरू कर दी। हनी ने एक अलग ही कवायद शुरू कर दी है। हनी ने कहना शुरू कर दिया कि भैया मैं सबसे खूंखार लीडर, रात को 11-12 बजे तक ये कॉन्फ्रेंस में लोगों के साथ नए नए ट्रेनर को लाते रहते हैं, लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन करवा रहे हैं। मैंने आज तक डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं देखा है कि किसी लीडर ने अपने लोगों के लिए कम्युनिकेशन की क्लास रख दी, किसी लीडर के साथ कनेक्ट होकर के उनको कोई नया वैल्यू एडिशन देना चाह रहे हैं। इसको स्टोरी क्रिएशन कहते हैं। आज 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हनी, आई मस्ट टेल यू, आप और आपकी टीम सबसे खूंखार टीम होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि आप एक डिफरेंट स्टोरी क्रिएशन इस टाइम कर रहे हैं, राइट? यू विल बी द स्टोरी, यू ऑल ऑफ यू विल बी द स्टोरी वर्थ टेलिंग एंड वर्थ सेलिंग। और सबसे ज्यादा बेचने वाला मैं, जो आप हर जगह करके ऐसे ऐसी मैंने एक टीम देखी, ऐसे खूंखार मैंने लीडर देखे जिनका इतना जुनून है, इतना जबरदस्त उनका पैशन है। ठीक है, ओके। अब क्विकली आते हैं थर्ड रीजन की तरफ। थर्ड रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा रीजन हमारे पास आता है पीपल बाय इमोशंस नॉट लॉजिक। ऑब्वियसली ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ध्यान से समझिए। एक 15 लाख रुपए की घड़ी खरीदने के पीछे कोई लॉजिक हो सकता है? इसको लॉजिकली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं। सेहत खराब है, बैंड बजी पड़ी है हड्डियों की, फिर भी लोग कोका कोला पिए जा रहे हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक हो सकता है? नो, है ना? जो आदमी 20-25 लाख रुपए की घड़ी खरीदता है वो खुद तो कभी टाइम देखता ही नहीं है, वो तो दूसरों को दिखाता है, देख भैया देख मेरा टाइम कितना अच्छा चल रहा है। खुद तो उसने जिंदगी में कभी टाइम देखा ही नहीं उसने। वो तो सिर्फ इमोशनल बाइंग कहते हैं उसको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट मीन जो आपकी बाइंग होती है वो मोस्टली इमोशनल होती है, लॉजिकल बाइंग नहीं होती है। इट मीन्स जब भी आप अपने क्लाइंट के पास जाएंगे, सारी की सारी बातें मैं प्रोस्पेक्टिंग की कर रहा हूँ, जब भी आप अपने कस्टमर के पास जाते हैं उसको लॉजिकली मत बताओ कि भैया ये इतने आंकड़े हैं हिंदुस्तान के अंदर, इतने % लोगों को डायबिटीज है, इतने % को ये है, इतना बड़ा आंकड़ा है। इमोशनल कनेक्शन तैयार करना है उसके साथ, इमोशनल कनेक्शन। पहले उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसके प्रॉब्लम को लेकर के ही बात शुरू करी, उसके प्रॉब्लम के अर्ध गिर्द ही रह करके बात करी, और साथ में उसको बताया कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, ये जो तेरी जिंदगी की परेशानी है ये एफएलपी के प्लेटफॉर्म पे आकर के हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ओके, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 3-4 बहुत शानदार इसके वीडियोस थे जिनको मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास, ये फुल डे का वर्कशॉप रहता है, नहीं तो मैं बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर लेता। आप लोगों के क्वेश्चंस पे जरूर होंगे, लास्ट में मैं 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ओके। अब आता है नेक्स्ट। अच्छा, एक ना ऑडियो विजुअल मैं आपको दिखाई देता हूँ इमोशनल बाइंग के पीछे। ये जो बाइंग्स होती हैं ये हम इमोशनल कैसे होती है, इसका एक ऑडियो विजुअल दिखाना चाह रहा हूँ। आई होप आप लोगों के पास आवाज आएगी। हनी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। ये वीडियो मैं पहले इस पूरे वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है।
चेहरे पे नहीं दिल में होती है तेरी जिंदगी सिपी में छुपा अनमोल मोती है लकीरों के बदले तूने उसूल लकीरों के बदले तूने उसूल तू फौलाद है तू है फूल तू फौलाद है तू है फूल लड़ लड़के तूने जो पाया सर पे तेरे उसका साया बिखरी बन के तू सोना खुद को इतना पिघलाया लड़ लड़के तूने जो पाया सर पे तेरे उसका साया बिखरी बन के तू सोना खुद को इतना पिघलाया जलाकर खुद को किया तेरा दूर जलाकर खुद को किया तेरा दूर तू फौलाद है तू है फूल ओ तू फौलाद है तू है फूल तू फौलाद तू फौलाद तू फौलाद है तू फौलाद है तू है फूल तू है फूल रे आई होप आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बात समझ आई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ध्यान से समझिए, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बड़ा बिकने वाला जो ब्रांड है वो डाबर है। डाबर हेयर ऑयल सबसे ज्यादा बिकता है। अब इनको जब अपना, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, इनको जब अपना एडवर्टाइजमेंट बनाना था, अब ये तेल है तो तेल बालों में लगाया जाता है, और अगर तेल बालों में लगाना है तो एक ऐसी मॉडल को रखना जरूरी है जिसके बाल हो, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने एक ऐसी औरत को सामने रखा जो अभी अभी कैंसर से बाहर निकली, जिसके बाल ही नहीं है, और साथ में ये भी कह रहे हैं, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू बी ब्यूटीफुल यू डोंट नीड हेयर ऑयल, मतलब सुंदर दिखने के लिए आपको बाल नहीं चाहिए। खाली पूरी एक इमोशनल स्टोरी क्रिएट करी और लास्ट में अपने ब्रांड का बता दिया कि हमारी ब्रांड की तरफ से हमने ये डेडिकेट किया। इसको इमोशनल स्टोरी क्रिएट करना कहते हैं। अल्टीमेटली बेचना तो ये बाल ही चाहते हैं। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों को हम इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएं और लास्ट में अपना मैसेज दें कि हम अच्छे बालों के लिए, सुंदर बालों के लिए तेल भी बेचते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इमोशनल, राइट? कि इमोशनल बाइंग क्या होती है, लॉजिक से परे जाकर के हम चीजें खरीदने की। कभी आने वाले टाइम में अगर मौका हुआ तो 2.5 घंटे का एक सेशन है पर्टिकुलरली सिर्फ इन 3 चीजों के ऊपर, मैं वो उसको देने की कोशिश करूंगा आपको, अगर मौका कभी अच्छा रहा, जिसमें आपको कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा। 12 फंडामेंटल्स होते हैं जहां पे हम इस स्टोरी को क्रिएट करना सीखते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। हनी, कितना टाइम हमारे पास बाकी बचा है? और अब सर आप देख लीजिए अपनी तरफ से। नहीं, मतलब कितना टाइम और ले सकते हैं? हम लोगों को तो मजा आ रहा है सर, ये अब डिपेंड करता है सभी के सभी लोग क्या कहते हैं। अगर लोग सो गाइस, आप लोगों से मैं जरूर रिस्पांस चाहता हूँ, चैट बॉक्स के अंदर में लिखें मजा आ रहा है, आप कितना टाइम और दे सकते हो अपने हम लोग 1 घंटा बीता चुके और पता नहीं चला 1 घंटा कैसे निकला है, क्योंकि अब मैं आज का सेकंड टॉपिक ले जाना चाह रहा हूँ आपके बीच में। इसमें अराउंड 25-30 मिनट लगेंगे। द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, उसके साथ हम क्लोज भी कर लेंगे। द टॉपिक इज फैक्टर यू मस्ट कंसिडर टू बी अ सक्सेसफुल एमएलएम लीडर्स। ये माइंडसेट की बात मैं करने वाला हूँ, टेक्निकल या स्किल्स की बात नहीं करने वाला हूँ। मेंटली आपको कैसा होना चाहिए इफ यू रियली वांट टू बी अ सक्सेसफुल एमएलएम लीडर। आई हैव लर्नड ऑल दोज लर्निंग्स बाय इंटरैक्टिंग विद सक्सेसफुल एमएलएम लीडर। बहुत सारी कंपनियों के तगड़े तगड़े सक्सेसफुल लीडर्स हैं जो मुझे ट्रेन के लिए बुलाते थे, तो मैं उनके साथ ही बैठता था
उनके साथ ही बातचीत करता था, उनसे सीखने की कोशिश करता था कि अपने धंधे में, अपने काम में ये इतने फाड़ू कैसे हैं, इतने जबरदस्त कैसे हैं। सो कुछ शानदार चीजें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम है तभी मैं ये चाहूंगा कि आप नींद ना आए। और मेरी ट्रेनिंग में अक्सर ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 घंटे के बाद बीत जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको नींद ना आ रही और आपका इंटरेस्ट बना रहे। हमारी लर्निंग मैक्सिमम तब होती है जब हम लोग खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तब लर्निंग मैक्सिमम होती है। तो रोहित भाई की तो एक्साइटेशन जो है ना, मतलब देख ही रहा हूँ मैं, ही इज वेरी एक्साइटेड, लेकिन बाकी लोग मुझे दिख नहीं रहे हैं। सर सभी के सभी लोग बिल्कुल एक्साइटेड है, सुपर एक्साइटेड है, और सभी लोग फुल मजा आ रहा है एकदम से। बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई मेरे पास में आ रहे हैं, एकदम आग आग नजर आ रही है सब मैसेज में मेरे को। ओके जी, थैंक यू वेरी मच यू लवली गाइज। आप लोगों के साथ ना पर्सनली मिलूंगा कभी भी, पूरा दिन स्पेंड करेंगे और एंजॉय करेंगे। फिलहाल टुडे अभी मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ, दैट इज द फैक्टर्स। कुछ ऐसी बातें जो आपको मेंटल तौर पे, माइंड के तौर पे समझनी और अपनानी जरूरी है इफ यू रियली वांट टू बी अ सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग लीडर। ओके, सबसे पहली बात आने वाली है एटीट्यूड और व्यू पॉइंट अप्रोच पे। मैं एटीट्यूड व्यू पॉइंट अप्रोच पे वो वाली बात नहीं करूंगा कि एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव और सारी बातें नहीं। ध्यान से समझिए, ये सारी की सारी बातें, अब मैं माइंडसेट की बात करने वाला हूं, तो सारी की सारी बातें समझ के ऊपर होने वाली है, और मैं हूं भी माइंडसेट कोच ही हूं। ध्यान से समझिए, एक बात मुझे बताइए, आपने जिंदगी में फक्र कब महसूस किया? जब लोगों से उधार मांगना पड़ा, या जब आपने लोगों की मदद करी हो? कब ज्यादा फक्र महसूस होता है? जब हम लोगों की हेल्प करते हैं। आजा आजा भाई, यार भाई तेरा खड़ा है ना, वो बोलता है भाई यार मुझे पैसे की जरूरत है, तेरा भाई कब काम आ जाएगा? जब भाई ये रहे। जब हम लोगों की हेल्प करते हैं तब ना हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, फक्र महसूस होता है अपने आप में, हमारी गर्दन ऊपर हो जाती है, सीना चौड़ा हो जाता है, अपने आप में फक्र महसूस होता है कि आज हमने चलो किसी के लिए कुछ तो किया। और जब हम किसी से मांगने जाते हैं, हमारा सर शर्म से झुक जाता है, नजरें झुकी हुई होती है, कॉन्फिडेंस का तो कबाड़ा होके रखा हुआ होता है। अब ध्यान से समझिए मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। जब आप लोग या आपकी टीम के लोग लोगों के घर पे या अपने दोस्त को प्लान देने जाते हैं, या तो आप उसको कुछ देने जा रहे हैं, या तो आप किसी लेने के माइंडसेट से जाते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं आपको प्लान देने आ रहा हूँ, या तो मैं आपसे कुछ लेने के माइंडसेट से घर से निकलता हूँ, या आपको देने के माइंडसेट से निकलता हूँ। और अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग अच्छी करी है ना, अगर हनी का दुखती नब्ज अगर मनोज शर्मा को पता है ना, तो मुझे पता है मैं देने ही जा रहा हूँ। हालांकि लेके तो मैं पैसे ही आऊंगा, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ? देने जा रहा हूँ। क्या देने जा रहा हूँ? उसकी जिंदगी की परेशानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन देने जा रहा हूँ। तो जब आप घर से निकलते हैं, या तो आपका एटीट्यूड लेने वाला होता है, अगर लेने वाला एटीट्यूड हुआ ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, दुकान पे अच्छे अच्छे डायलॉग नहीं आएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, नजरें नहीं होगी, नजरें आप मिला नहीं पाएंगे, नजरें झुका के रखनी पड़ेगी, कंधे झुके हुए होंगे। लेकिन जब आप उसके पास देने के मकसद से जाते हैं, जब आप जहाँ तो आप उसको ज्वाइन करवाने जा रहे हैं, लेकिन जब आप उसकी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए मैं कहता हूँ हनी भाई, मैं तेरा भाई हूँ, तेरा दोस्त, मुझे मालूम है तू इस परेशानी में से गुजर रहा है, तेरा भाई साथ में है ना, ये देख ये मेरा प्लेटफॉर्म और ये मेरा प्लान और ये सारे प्रोडक्ट अपनी पसंद का ले, तेरी जिंदगी के ट्रबल मैं दूर कर सकता हूँ, तो मेरा हाथ तो पकड़ के देख एक बार, चल जरा मिल करके कुछ करते हैं। इट आई रियली मीन टू से कि जब आप लोगों के घर में उनकी जिंदगी में बदलाव लाने जाते हैं, उनके लिए कुछ देने जाते हैं, उनकी जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूशन के लिए जा रहे होते हैं, इस माइंडसेट से जब आप जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होता है। तो जब भी घर से निकलें, अपना चेक बनाने ना निकलें, उससे सेल लेने के माइंडसेट से ना निकलें। उस बंदे की जिस पर प्लान देने जा रहे हैं, उसकी जिंदगी की किसी प्रॉब्लम का सलूशन देने के माइंडसेट से निकले। लेने तो अल्टीमेटली पैसे ही हमने को, लेकिन माइंडसेट क्या होना चाहिए? उसकी जिंदगी में ये ट्रबल है, उसको खत्म करना है, उस बंदे की जिंदगी की परेशानी है, इसको खत्म करना है, वो मेरा अपना है, मेरा अपना चहीता है, अब भाई को मुझे ज्वाइन करवाना ही है ताकि मैं उसकी जिंदगी की ये परेशानी दूर कर सकूं। जब आप देने के मकसद से जाएंगे, कम से कम आपका कॉन्फिडेंस 150 गुना ज्यादा होगा। आपके जो मुंह से शब्द निकलेंगे वो कॉन्फिडेंस से निकलेंगे, आपके मुंह से जब बातें निकलेंगी बहुत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड के साथ निकलेंगी, सेल्स के आने की संभावना बढ़ जाती है। आई होप आप लोग मेरी बात से कंप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज लव एंड रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना मैं अपनी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बात है जब मैं दिल्ली MBA करने गया, अभी शायद इसमें मेरे साथ बच्चन भी जुड़े हुए हैं, बच्चन भाई, वो मेरे कॉलेज में जूनियर थे दिल्ली में।
तो मुझे उसकी एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं चंडीगढ़ में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी मैंने किया, और चंडीगढ़ में ही बड़ी फैंटास्टिक एक बायोटेक्नोलॉजी फर्म में मैं QA/QC में जॉब करता था, जिसका नाम है पनेशिया बायोटेक, लालड़ू में होती थी। इन बिटवीन मेरा एक छोटा सा मतलब प्यार मोहब्बत किसी कन्या के साथ शिमला में चल रही थी। तो हम लोग, अब आप सारे यंग हैं तो मैं ओपन होकर के आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ। शी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आई वॉज इन अ रिलेशनशिप फॉर लास्ट 5-6 ईयर्स, और हम लोग साल में एक आध बार मिलते थे, कभी कॉफी पीनी, कभी कुछ करना। तो मेरा बीटेक खत्म हुआ और उसका इमीडिएटली सिलेक्शन दिल्ली में MBA के लिए हो गया। मुझे लगा कि चलो बहुत अच्छा मौका है भैया, अब ये एमटेक वेमटेक छोड़ो, दिल्ली चले जाओ, MBA में घुस जाओ, MBA करो, इसी बहाने आपकी सहेली भी है, थोड़ा बातचीत भी हो जाएगी, थोड़ा रिलेशनशिप थोड़ा ठीक भी रहेगा, और फ्यूचर की आप बढ़िया प्लानिंग भी कर सकते हैं। सो मैंने एमटेक का पेपर कैंसिल किया। ध्यान से समझिए, आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है, बिकॉज मैं मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। दिल्ली गया, दिल्ली में जिस कॉलेज में एडमिशन लिया वो वही कॉलेज था जहाँ पे उसका एडमिशन था। मैं मेरे कॉलेज में मिस्टर फ्रेशर भी बना हूँ। मेरे कॉलेज में स्टार्टिंग का ना 1-1.5 महीना कैसे बीता पता ही नहीं चला। बहुत मस्त लाइफ थी, बहुत मजेदार लाइफ थी। लेकिन जैसे ही मेरी स्टडी शुरू हुई, पढ़ाई स्टार्ट हुई, मैं डिप्रेशन में चला गया। क्यों चला गया मैं आपको बताता हूँ। मुझे डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ने की आदत है, शुरू से लेकर ही पढ़ाई में बहुत अच्छा मैं रहा हूँ। और जब MBA, अब आप समझिए, मैं फाइनेंस का मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है तो मैं MBA फाइनेंस नहीं कर सकता, HR का मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं MBA HR नहीं कर सकता, ऑपरेशंस का कुछ नहीं है, MBA ऑपरेशन भी नहीं कर सकता। तो इस दुनिया में ना जो कुत्ता कहीं फिट नहीं बैठता ना, वो जाकर के मार्केटिंग में फिट बैठ जाता है। ध्यान से समझिए। तो अल्टीमेटली मेरी MBA किस में हुई भाई साहब? मार्केटिंग में हुई। अब स्टार्टिंग के दिन बड़े अच्छे थे, हैं, अभी नया नया अपना जो है मतलब है ना, और 1-1.5 महीने से कई मुद्दतें हो गई थी, मिलने से मिल नहीं पाते थे, तो चलो वो भी हुआ, मिस्टर फ्रेशर बन गया, नई नई एक्साइटमेंट थी। जब क्लासेस लगनी स्टार्ट हुई तो मैं डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि आई यूज्ड टू हेट दोस ऑल इडियट सब्जेक्ट्स। कम्युनिकेशन स्किल, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये भी कोई पढ़ने का सब्जेक्ट है क्या? इसे भी पढ़ा जाता है क्या? ये तो हमारी दादी मम्मी घर में बातें करती हैं। बिकॉज मुझे डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ने की आदत थी, तो मैं डिप्रेशन में चला गया। मुझे अपनी स्टडीज से, MBA से नफरत होनी शुरू हो गई। मुझे लगा जब भी मेरे कानों में ना ये मार्केटिंग नाम का वर्ड जाता था, जैसे ही मैं सुनता था ना मार्केटिंग, तो मेरी इमेजिनेशन में एक पिक्चर बनती थी, बिल्कुल वैसी जैसे अभी हनी दिख रहे हैं, पैंट कोट टाई वाई टांग के, और आप इमेजिन कर रहे हो कि आप किसी की घर में जाकर के बेल बजा करके कह रहे हो, मैडम जी कुछ लेकर के आए हो, खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ऐसी इमेजिनेशन में पिक्चर बनती थी मेरे पास, ये जब मार्केटिंग का वर्ड में सुनता था। ओके मेरी लाइफ चेंज हुई। ध्यान से समझिए, बड़ी एक्साइटिंग बात बताने वाला हूँ। मेरी लाइफ चेंज हुई जब फिलिप कॉटलर, जिसको मार्केटिंग गुरु कहा जाता है, MBA में जिसने किया वो जानते हैं, उनकी बुक पढ़ते हैं। फिलिप कॉटलर की जब किताब में मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी, उस स्टेटमेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी। माई लाइफ वॉज कंप्लीटली चेंज्ड। वो स्टेटमेंट क्या थी? ध्यान से समझिए। क्योंकि तब तक मेरा मानना ये था, बिकॉज मैं इंजीनियर था, तो मुझे लगता था कि भैया किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे धांसू, सबसे सेंट्रल, सबसे कोर डिपार्टमेंट होता है, वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भैया साइंटिस्ट होते हैं सबसे मेन। तो ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये बाप होते हैं, बाप दुनिया के। बाकी तो सब खामोखाम है, ये मेरा मानना था। मुझे लगता था कि कंपनी, जैसे मान के चलिए मैं टाटा की बात करूं, रिलायंस की बात करूं, किसी भी कंपनी की बात करूं, उसका जो सबसे सेंट्रल पिलर होता है वो R&D होता है। लेट्स टॉक अबाउट गूगल। तो मुझे लगता था कि भैया गूगल का जो सबसे सेंट्रल है, जो सबसे पावरफुल आदमी है, वो कौन होगा? जो सबसे धांसू है, वो R&D के होते थे। मुझे ये मानता था। लेकिन फिलिप कॉटलर ने मुझे बताया, ध्यान से समझिए, मैं फिलिप कॉटलर की स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जिनको मार्केटिंग गुरु का दर्जा दिया गया है। फिलिप कॉटलर कहते हैं, the central and the core and the main department of any organization, of any community, of a country, of this entire world is the sales department, not even marketing department. Marketing में नहीं, sales department। कौन सा डिपार्टमेंट सेंट्रल है जी? सेल्स डिपार्टमेंट। क्यों है? ध्यान से समझिए। इसलिए कि पूरी कंपनी में हम सारे डिपार्टमेंट को अगर कंसिडर करें, एक तरफ हमारे पास आ गया ऑपरेशन, HR, लॉजिस्टिक्स हो गया, है ना, ये R&D हो गया, ये सब खर्चे हैं। कंपनी का R&D पे पैसा कंपनी से बाहर जाता है, ह्यूमन रिसोर्स पे कंपनी से पैसा बाहर जाता है, लॉजिस्टिक्स पे पैसा बाहर जाता है, ऑपरेशन पे पैसा बाहर जाता है, हर चीज पे कंपनी का पैसा बाहर जाता है। एक ही डिपार्टमेंट ऐसा है, मार्केटिंग में भी पैसा बाहर जाता है। एक ही डिपार्टमेंट ऐसा है जो पैसा कमा के लाता है, उस डिपार्टमेंट को बोला जाता है सेल्स का डिपार्टमेंट। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है ना, यू आर अ बाप ऑफ इकोनॉमी। पता है क्यों लिखा है? क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में हमारे परिवारों में जो पैसा कमा के लाता है ना, उसको बाप बोला जाता है।
तो पूरी दुनिया के बाप होते हैं सेल्स के लोग। ठीक है, रोहित भाई मेरी तरफ देखना जरा ध्यान से। आप ना कितने भी खूंखार आदमी बन जाओ, मैं ये मान के चलता हूँ रोहित भाई कि आप दुनिया के सबसे खूंखार मतलब साइंटिस्ट हैं। आपने सबसे खतरनाक कोई डिवाइस बना दिया, ये डिवाइस ना आपके किसी काम का नहीं है जब तक हमारे जैसे बेचने वाले बंदे आपके पास ना हो। मेरी बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? एक किसान आपके शिमला में मान के चलते हैं, अपर शिमला के बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, कितना भी आप सेब उगा, जब तक ये सेल नहीं होगा ना, सेल के लोग नहीं होंगे, सेल की चेन नहीं होगी, ये सेब का पैसा आपकी जेब में आने वाला नहीं है। इट मींस पूरी दुनिया की इकोनॉमी सेल से चलती है। मैं मनोज शर्मा खतरनाक से खतरनाक ट्रेनिंग आज बना सकता हूं, बना के क्या करूंगा भैया, बेचने वाला भी तो चाहिए ना। मैंने बना के क्या कर लिया? अगर मेरे पास कोई ट्रेनिंग बेचने वाला ही मेरे पास नहीं हुआ, मेरी ट्रेनिंग के लोगों तक बेचने वाला कोई है ही नहीं, तो इस ट्रेनिंग का मैं क्या कर लूंगा? इट मींस दुनिया का सबसे खुखार, सबसे शानदार जो लोग होते हैं वो सेल्स के लोग होते हैं, वो बाप होते हैं, बाप इस इकोनॉमी के। अगले 1 साल में सिर्फ एक दिन, पूरी दुनिया के सिर्फ एक दिन सारे के सारे सेल्स के लोग घर पे बैठ जाए, इकोनॉमिक क्रैश होने की संभावना आ जाती है। इट मींस माय डियर फ्रेंड्स, मेरा मैसेज आप लोगों को ये है कि अगर आप इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, आपको ना इसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। रिस्पेक्ट तो कोई किसी की भी कर लेता है, रिस्पेक्ट तो मैं रोहित भाई की करता हूँ, रिस्पेक्ट तो मैं क्या बोलते हैं अभी हनी की भी करता हूँ। इस प्रोफेशन से ना शिद्दत से प्यार करना होगा, प्यार मोहब्बत करनी होगी, मोहब्बत। अगर आपको सेल्स के प्रोफेशन में कामयाब होना है, यू नीड टू लव दिस प्रोफेशन, इसलिए क्योंकि आप बाप हैं दुनिया के। ये FLP के कंपनी के जो ऑनर हैं, कुछ भी हो, इसका मालिक कोई भी हो, इसका प्रोडक्शन हाउस कहीं भी हो, इसकी R&D कहीं पे भी हो, इसके बाप तो आप हैं। आप जैसे लोग नहीं ना जिस दिन FLP में होंगे, ये कंपनी पूरी की पूरी क्रैश हो जाएगी। तो बाप है आप अपनी कंपनी के, फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अपने काम पे, अपने पे, खुद पे फख्र होना चाहिए आपको, ठीक है? दुनिया करे ना करे, आपको खुद को स्वयं को अपने काम पे फख्र होना चाहिए। एनीवे, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्पेक्ट द लेवल। ये मैं आपको बोलना नहीं, ये मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग एक डिलीवरी बॉय का किरदार निभाते हैं। अच्छा, इस लेबर को परेशानी हुई, इससे परेशानी लेके ऊपर डिलीवर कर दी। और नीचे वाले की परेशानी, वो बीच में डिलीवरी बॉय बना है, नीचे टीम के लोगों को कोई परेशानी आ रही है, उससे परेशानी ली और व्हाट्सएप से ऊपर अपलाइन को भेज दी। तो बीच में उसका काम क्या हुआ? सप्लाई का काम। जो ये नीचे से माल लेके ऊपर देने वाला होता है, उसको डिलीवरी बॉय कहते हैं। और डिलीवरी बॉय वाली आदत लीडर्स के अंदर कभी नहीं होती। लीडर वो होता है जो अपनी टीम की परेशानी मेरे पास आई, जो पूरी ताकत लगा देता है उस परेशानी को अपने लेवल पे ही सॉल्व करने की। सो इफ यू वांट टू बी अ लीडर, तो आपको करना क्या है कि जो भी परेशानी आपकी टीम की है, अब आपके पास आएंगी। आप लीडर तब है अगर मैक्सिमम लोगों की परेशानी अपने लेवल पे अपनी इंटरवेंशन से खत्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने सीनियर को ना फोन करना पड़े, कंपनी में ना फोन करना पड़े। लीडरशिप उसी को ही कहते हैं। लास्ट मैंने एक लाइन लिखी है, यू शुड नो व्हेन टू यूज द रॉकेट। अच्छा, मुझे अगर शिमला से चंडीगढ़ जाना है तो क्या रॉकेट की जरूरत है? मुझे नहीं। रॉकेट की जरूरत तो मुझे वहां है जहां मुझे लंबी उड़ान भरनी है। सो अपने सीनियर्स का, आपकी टीम को भी मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपके जो सीनियर हैं उनकी कैपेबिलिटी को, उनके पोटेंशियल को समझें। उस समझें कि उनका इस्तेमाल आप अपनी टीम में कहाँ करना चाहते हैं। छोटे छोटे प्लान दिखाने में, जगह जगह अपने साथ घुमाने में। एक लीडर का इस्तेमाल शायद थोड़ा कम होना चाहिए, लीडर का इस्तेमाल वहां ज्यादा होना चाहिए जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, आप सभी लोगों ने पढ़ा। इसमें मैं 2 पॉइंट कवर करना चाहता हूँ, उसके साथ ही आज की ट्रेनिंग खत्म कर लेंगे। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट सभी ने पढ़ा है ना? सभी को मालूम है, क्योंकि मुझे मालूम है MLM कंपनी के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर सभी लोगों ने ये पढ़ा होता है। लेकिन इस बुक के जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिस कर जाते हैं। वो कौन सा पॉइंट है? जो नंबर 1 पे लिखा है, दैट इज नोन एज डिलेड ग्रेटिफिकेशन, और नंबर 3 पे लिखा हुआ है सिलेक्शन एरर। ये 2 लोग ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर मैंने महसूस किया है कि लोगों ने ये किताब तो पढ़ी है, लोगों को ये मालूम तो है, लेकिन ये 2 पॉइंट मिस कर जाते हैं, जबकि ये दोनों पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस पूरी बुक के अंदर। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ डिलेड ग्रेटिफिकेशन होती क्या है। हनी, हमारे पास टाइम है ना अभी? यस सर, यस सर। ओके, ग्रेट। क्योंकि इसमें एक ऑडियो विजुअल्स के थ्रू मैं आपको ये क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन को समझते हैं। वॉल्टर मिशेल एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने किताब भी लिखी है, बुक का नाम है द मार्शमैलो टेस्ट। ठीक है, ध्यान से समझिए इनके दिमाग में कंफ्यूजन क्या था।
वॉल्टर मिशेल बड़ा परेशान थे ये देख के कि डॉक्टर के बेटे डॉक्टर, एम्प्लॉय का बेटा एम्प्लॉय, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन, धीरूभाई अंबानी का बेटा जितना भी एड़ा होता वो बनता फिर भी बिजनेसमैन ही। एक आम आदमी के घर का आदमी कितना भी चतुर हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी इंटेलेक्चुअल हो, बनेगा फिर भी आम आदमी ही। तो ये वॉल्टर मिशेल बड़ा परेशान थे, भैया ये रघुकुल रीत सदा चली आई वाली स्थिति क्यों है, ये परेशानी क्या है कि जिसके माँ बाप टीचर है वो बेटा टीचर बनता है, जिसके घर में फौजी है वो फौजी बने जा रहे हैं। एक आम परिवार से एक बिजनेसमैन निकल करके क्यों नहीं आ रहा है? एक आम एवरेज फैमिली से एक एंटरप्रेन्योर निकल करके क्यों नहीं आ रहा है? एक डॉक्टर की फैमिली में से एक सिंगर निकल करके क्यों नहीं आ रहा है? राइट, एक आईएएस की फैमिली में से एक एक्टर निकल करके क्यों नहीं आ रहा है? सो ये जानना चाहते थे कि बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने एक टेस्ट किया बच्चों के ऊपर, छोटा सा एक साइकोलॉजिकल टेस्ट किया, साइकोलॉजी टेस्ट किया। पहले मैं आपको टेस्ट दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन इस वीडियो को ना आपने एंजॉय करना घर में बैठ के। इसमें छोटे छोटे बच्चे के ऊपर टेस्ट है। टेस्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल के बच्चे, और उन बच्चों को अकेले रूम में रखा गया और उन बच्चों को कहा गया कि बेटा, मतलब कुर्सी है, कुर्सी के सामने टेबल है, टेबल पे प्लेट है, और उसकी प्लेट में उनकी फेवरेट कैंडी रख दी, मार्शमेलो, आप उसको चॉकलेट मान लीजिए। और बच्चों को कहा गया कि बच्चों ये चॉकलेट तुम्हारी है, तुम चाहो तो इसे खा लो, लेकिन हम तुम्हें तुम्हारी चॉकलेट के साथ 15 मिनट के लिए अकेले छोड़ के कमरे से बाहर जा रहे हैं। 15 मिनट बाद जब हम वापस आएंगे तब तक अगर तुमने चॉकलेट को नहीं खाया, यानी कि मार्शमेलो को नहीं खाया, तो हम तुम्हें एक की जगह पे कितनी देंगे? तो बड़ा सिंपल है, सभी को समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ। बच्चे कमरे में हैं अपनी कैंडी के साथ, उन्होंने खा लिया तो खा लिया, लेकिन अगर नहीं खाया 15 मिनट तक तो उनको एक की जगह पे 2 मिलने वाली थी। तो पहले आप बड़ा मस्त सा वीडियो देखो, इसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों के रिएक्शंस, फिर मैं लास्ट में बताता हूँ इसका आउटकम क्या था। सो हियर इज द वीडियो। अच्छी तरह से दिख गया था नहीं मेरे ख्याल से? वीडियो देखने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? चलिए अब आते हैं लर्निंग के ऊपर। पहली परेशानी तो मैं देखो, मेरा पहला एक्सपीरियंस ये, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ तो लोगों के ना खड़े चेहरे के सामने जाकर के मुझे बात करने की आदत है, और आज मैं एक तरफा लड़ाई लड़ रहा हूँ, एक तरफ से तीर फेंके जा रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, इसमें जो आउटकम निकल करके आया वो आउटकम निकल करके ये आया, ध्यान से समझिए। इसको बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? सक्सेसफुल लोग, लीजेंडरी लोग, वो लोग जो सफल होते हैं, वो जब अपने लक्ष्य के ऊपर नजर रखते हैं तो बीच में आने वाली छोटी मोटे मजे, छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन, छोटे मोटे जो एंजॉय होते हैं उनको सेक्रीफाइस कर देते हैं। इसको मैं और एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान के चलिए आप किसी दिन कहीं पे किसी मेट्रो में बैठने जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, और मान के चलिए आप कहीं रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के बाहर आपको कोई भिखारी मिल जाता है, और भिखारी आपकी तरफ आके बोलता है भगवान के नाम पे मुझे 10 रुपया दे दे। और उस दिन आपको पता चलता है कि भैया अरे ये हम वॉलेट तो घर पे ही भूल आए। आपने भिखारी को अपने पास बुलाया, भिखारी को अपने पास बुला के बोला, अबे भिखारी इधर आ, देख मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, एफएलपी से बहुत रोकड़ा कमाया है, मेरा हर महीने का दे 2-2, 3-3 करोड़ रुपए आता है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, टेंशन मत ले। लेकिन भिखारी एक्चुअल में परेशानी अभी क्या है कि मैं अपना जो वॉलेट है वो घर में भूल के आ गया हूँ। देख आज शनिवार है, कल एतवार है, परसों सोमवार है, तू परसों सुबह आ, इसी समय इसी जगह यहीं पर मिल, तू 10 रुपया मांग रहा है, मैं परसों तुझे 1000 रुपया दूंगा। जैसे ही ये बात आपने भिखारी को बोली, भिखारी 10 कदम पीछे हट करके बोलेगा, ये टाई वाला भिखारी पहली बार देखा है। क्योंकि जब भिखारी को पैसा चाहिए उसका रिजल्ट उसको 1 मिनट में चाहिए। जल्दी से सोचिए कितने मिनट में चाहिए उसको रिजल्ट? 1 मिनट। भिखारी की पेशेंस लिमिट 1 मिनट की है। भिखारी जब एक्शन लेता है, एक्शन लेना मतलब जब भीख मांगता है, उसको रिजल्ट 1 मिनट में चाहिए। कभी भी भिखारी 1 हफ्ते बाद के लिए प्लानिंग नहीं करता है, इसीलिए भिखारी है। भिखारी 1-1 घंटे की प्लानिंग करता है, 1-1, 2-2 मिनट की प्लानिंग करता है। ये होगी एक कैटेगरी। इसके ऊपर की एक दूसरी कैटेगरी आती है। तो सबसे निचली जो कैटेगरी है भिखारियों वाली कैटेगरी, इनकी पेशेंस लिमिट 1 मिनट की होती है। इनको जो भी चाहिए 1 मिनट में चाहिए, अगर नहीं मिला तो उससे मिलने की उम्मीद भी छोड़ देते हैं। ये बेशक वहां से मिलने वाला है, लेकिन ये खुद ही उम्मीद छोड़ देते हैं, वहां पे वापस जाते ही नहीं है। अब आती है दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी होती है वो जो सुबह 9 बजे काम पे निकलते हैं, उनको शाम को 5 बजे पैसा चाहिए। 9 बजे काम करना शुरू करेंगे, उनको शाम को 5 बजे पैसा चाहिए। 9 बजे काम करना शुरू करेंगे, 5 बजे पैसे चाहिए। ये पूरा दिन भर मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन इनकी आदत क्या है?
ये रोज सुबह 9 बजे काम करना शुरू करेंगे और इनको रोज शाम को 5-6 बजे ही रिजल्ट चाहिए। ये कौन है मैं आपको अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता हूँ, आप समझ गए मैं किनकी बात कर रहा हूँ। अब ऐसे लोगों को, अब मान के चलिए आपके घर में भी ऐसे कोई लोग हैं, 5-10 लोग काम कर रहे हैं। अब इन लोगों को जाकर के जरा कभी बोलिए आपके भाई इधर आओ, अभी ना ये लॉकडाउन है, अपना जरा धंधा थोड़ा मंदा है, लेकिन तुम रोज काम पे आओ, पूरा महीना काम करो, लेकिन पैसे नहीं मांगना तुम लोग पैसा बिल्कुल नहीं मांगना, लेकिन तुम पूरा महीना काम करो या पूरा 3 महीना काम करो, 3 महीने बाद तुम्हारा जितना पैसा बनेगा तुम्हारे को मैं 3 गुना वापस दूंगा। वो साले अगले दिन काम पे वापस नहीं आएंगे। उनकी पेशेंस लिमिट 1 दिन की है। मेरी बात समझ आ रही है? उनकी पेशेंस लिमिट कितनी है? 1 दिन की। इसके ऊपर की एक और कैटेगरी है, वो 1 तारीख से काम शुरू करेंगे, उनको 30 तारीख को चाहिए। 1 तारीख से काम शुरू करेंगे, 30 तारीख को चाहिए। 1 तारीख से पूरी मेहनत से ईमानदारी से काम करना शुरू करेंगे, 30 तारीख को चाहिए। उनकी पेशेंस लिमिट 30 दिन की है। ऐसे लोगों को जाकर के अगर आप बोलो कि भाई तू मेरे साथ अभी काम करना शुरू कर, मेरी नौकरी में, मेरी कंपनी में रोज काम करता रहे, रोज सवेरे टाइम पे आ और पूरा दिन काम कर, शाम को वापिस जा, लेकिन अगले 2 साल सैलरी मत मांग। लेकिन 2 साल में तेरी जितनी सैलरी मिलेगी ना, तुझे 5 गुना मैं 2 साल बाद दूंगा। वो अगला महीना नौकरी पे वापस आएगा नहीं। उसकी पेशेंस लिमिट 30 दिन की है। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन मेरी ये उम्मीद है कि जिन लोगों से मैं अभी बात कर रहा हूँ, ना तो वो कैटेगरी नंबर 1 में है, ना कैटेगरी नंबर 2 में है, ना कैटेगरी नंबर 3 में है। आप तो एंटरप्रेन्योर है ना, आप तो बिजनेसमैन है ना। तो मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, ये बिजनेसमैन की पेशेंस लिमिट कितनी होती है? महीने से नीचे रखी 5 साल, 5 साल 10 साल, बिल्कुल सही बात, ठीक है। आपको समझ आता है मार्केट में ना कुछ कंपनियां पता कैसे आती हैं, आप लोगों के पास आएंगी, आप लोगों की टीम में ही कुछ ऐसी कंपनी आएंगी, आपको बोलेगी भैया हम ना हफ्ते का देते हैं, हफ्ते का। सोचो आपको क्या बनाने पे लगे हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसी भी है, वो आपको बोलेगी रोहित भाई हम घंटे का देते हैं, घंटे का। तो सोचो आपको साला भिखारी बनाने में लगे हैं। बिजनेसमैन नहीं बना रहे आप लोगों को। एक बिजनेसमैन का पेशेंस लिमिट कम से कम 5 साल का होता है। वो जो आज उसको मिल रहा है ना, हनी जो आज तुम्हें मिल रहा है ना, ये सिर्फ इतना मिल रहा है कि तुम जिंदा रह सको। और 5 साल बाद जो तुम्हारी जिंदगी में वो दिन आने वाला है ना, जब तुम सितारों की तरह चमकोगे, जब वो 5 साल बाद दिन आएगा, ये 5 साल तक तुम कड़ी मेहनत करते रहो, ये 5 साल तक तुम जिंदा रहो, 5 साल तक तुम फिट रहो, सिर्फ इतना तुम्हें अभी मिल रहा है। असली जो मजा आता है ना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, असली जो इनकम आती है, वो 5 साल बाद नजर आती है। सो मेरा मैसेज आप लोगों को ये है, बी अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कभी भी प्लानिंग 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए नहीं करता है। अगर आप लोगों के पास, मेरा डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को क्लियर मैसेज होता है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है 5 साल बाद के लिए प्लान करने का, लिव इट। अगर आपको हर महीने 1, 2, 3 महीने में चाहिए ना, कुछ पैसा ही चाहिए, तो डायरेक्ट सेलिंग से लाख गुना आसान काम दुनिया में भरे पड़े हैं, उनको कर लो। जिनको हफ्ते हफ्ते का, महीने महीने का, जिनको अभी चाहिए, जिनको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग सबसे मुश्किल है। ये डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए आसान है जिनको 5 साल में कुछ बड़ा करना है। सो हैव अ लॉन्गर विजन, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जरा विजन रखिए। धीरू भाई अंबानी कभी भी 1-1 हफ्ते का प्लान नहीं करता है, और आपको कहते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं। जब डायरेक्ट सेलिंग के लोग ये कहते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन वाला माइंडसेट और एटीट्यूड भी होना चाहिए। बिजनेसमैन कभी भी 5 साल से पहले कभी प्लान नहीं करता है। अगर सबसे छोटा भी उसने प्लान किया तो 3 साल का प्लान किया है। तो आप आज जहां जिधर जिस भी हालात में, जिस भी सिचुएशन में है, टीम 10 लोगों की है या 10,000 लोगों की है, अभी शुरू किया है या शुरू किए हुए 2 साल हो चुका है, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन माइंड सेट ना 5 साल बाद के लिए बनाना, उसी हिसाब से एक दिन का प्लान लेकर के चलना। असली रिजल्ट, असली फ्रूट आपको 5 साल बाद नजर आने वाले हैं। सो दैट्स माय नेक्स्ट मैसेज। अगला मेरे पास जो टॉपिक है, दैट्स अ प्रोफेशनल माइंडसेट। मुझे लगता है हम लोग टाइम ओवर हो चुका है, इसको अगली बार कवर कर लेंगे। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। मेरे पास इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि मैं अगर आपको रोज 3-3, 4-4 घंटे के ट्रेनिंग प्रोग्राम देने शुरू करूंगा, डेली की कर शुरू करूंगा, तो 6 या 7 महीने टोटल प्रोग्राम से लग जाएंगे। नॉट टू वरी एट ऑल अबाउट। बहुत सारी चीजें जो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आने वाले टाइम में शेयर करूंगा। ये सारी बातें बाद में शेयर करूंगा। बस एक लास्ट में आपके साथ में एक वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ। इसी वीडियो के साथ ही मैं इसको क्लोज भी कर लूंगा। हनी में पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके तुरंत बाद मेरी 15 मिनट में नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली, 20-1 मिनट में, मतलब 4 बजे के आसपास, ठीक है ना। तो मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये वीडियो मुझे इंटरनेट पे मिला, बहुत पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो है,
और ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इस वीडियो के साथ ही मैं आज का सेशन भी क्लोज करूंगा। उसके 10 मिनट तक मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर लूंगा अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज है तो। फिलहाल पेशे खिदमत है आप सारे खूबसूरत, मेहनती, जुनूनी, डायरेक्ट सेलिंग के खूंखार शेलों के लिए मेरी तरफ से ये वीडियो। इंतजार है ना उस दिन का जब तेरा ख्वाब तेरी आंखों के सामने पूरा होगा, वो ख्वाब जिसे पूरा करने के लिए लोगों ने हिम्मत देने के बजाय तुझे बस तोड़ते रहे। लेकिन क्या तू जानता है एक दिन ये सब तेरे तलवे चाटेंगे और एक बात जरूर कहेंगे, भाई मुझे तो तुझ पर पहले से ही भरोसा था। तब तो इनके बातों पर हंसने के बजाय सीरियसली लियो, क्योंकि सच ही तो बोल रहे हैं ये लोग। इन्हें तुझ पर भरोसा है क्योंकि तू अनोखा है। अगर तुझ में ये जुनून ना होता तो तुझ में खौलता खून ना होता। कोई और नहीं पर तू कर सकता है। तो लगना यार पूरी जी जान से अपनी आंखों से देखे ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए, जिसे तूने पूरा किया, सिर्फ तूने। और इन मतलबी लोगों ने बजाय तेरा साथ देने के तुझ पर उंगलियां उठाई। तो अब हटा अपनी आंखों से सारे पर्दे, अपने ख्वाब को सच कर दे। ध्यान सारा लक्ष्य पे रहे, दिमाग में कुछ ऐसा भर दे, भले ही तुझे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लड़ना हो तो दिखा अपनी वो हिम्मत जिसमें जरा भी डर ना हो। मेहनत दुगनी कर दे हर रोज, अब दिल से नहीं दिमाग से सोच, क्योंकि सोच सोच से इंसान ऊंचाइयां चूमता है और इसी सोच से इंसान डूबता है। ऊंची सोच तो प्रधान, घटिया सोच तो घटिया इंसान। इसी सोच सोच में तू भी सोचता होगा कि तू अब नहीं कर पाएगा, तू थक गया है, बार बार हार रहा है, तू अब क्विट करना चाहता है। तो तू सब सोच, बस सिर्फ सोच, इसे एक्शन में मत लाइयो यार, वरना इन करोड़ों लोगों की जिंदा लाशों में एक लाश और शामिल हो जाएगी जिनकी जिंदगी इम्पॉसिबल से शुरू और खुद की किस्मत को कोसने पर खत्म होती है। इसलिए बहुत रोक लिया खुद को, अब चल देखी जाएगी कैसा होगा कल। क्यों तू इतना डरता है, क्यों भूल जाता है इसी के लिए तू सबसे लड़ता है। उठ, देखी जाएगी। बर्बादी तो होगा ना, मंजूर, पर रुकना नहीं। भरोसा रख, वो दिन जरूर आएगा। सोच कैसा होगा वो दिन जब तू जीत जाएगा। हर जगह पे तेरा नाम रहे अमर, तेरी मेहनत एकमात्र तेरे साथ रहे हमेशा। दुश्मन चाहे टोके तुझको रोकने वाले करेंगे ऐसा, काम है उनका करना ऐसा। तुझे बड़ा सपना सच, बोलना सबको बंद कर, खुद को कुछ तो नया सिखा। छोड़ अब सालों को करके दिखा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। आप लोग मेरे साथ बने रहे अभी तक, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, जिसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देखिए ट्रेनिंग बहुत लंबी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं शेयर करने के लिए। कम से कम इसमें 250-300 स्लाइड्स हैं, सो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। मैं सारा शेयर नहीं कर पाऊंगा। विल सी नेक्स्ट टाइम टुगेदर, और अगली बार मैं आप लोगों को ट्रेनिंग करेंगे। अच्छा प्लान करेंगे, अगली बार इस ट्रेनिंग को बढ़िया से करेंगे कभी नेक्स्ट टाइम। तो बहुत सारी चीजें हैं शेयर करने के लिए। मैं वापस फुल स्क्रीन पे आना चाहूंगा। और ओके ग्रेट, तो इतने सारे लोग अभी तक बने हुए हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी। अभी तक 40-50 लोग मेरे ख्याल से अभी तक हैं हमारे साथ बने हुए। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग मेरे साथ बने और मुझे मौका दिया आप सारे जुनूनी लोगों के साथ बातचीत करने का। आई एम अ पैशनेट ट्रेनर। मुझे बात करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों के साथ ट्रेनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। हिमाचल की सबसे टॉप 3 कंपनी जिनके बारे में आप नाम जानते हैं, वो पिछले 3-3.5 साल से लेकर मेरे परमानेंट क्लाइंट है, जिनकी मिडल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट को मैं ट्रेन करता हूँ। हिमाचल का सबसे टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सारे गेस्टेड ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है, दैट इज हिप्पा। वहाँ का मैं पिछले 3 साल से लेकर विजिटिंग फैकल्टी हूँ, एंड आई एम द यंगेस्ट विजिटिंग फैकल्टी। कुछ चीजें हैं जो लोगों के साथ शेयर करने के लिए मेरे पास होती हैं। so, कुछ चीजें मैंने आज आपके साथ शेयर की, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ मेरी, हनी को ना बहुत सारी दुआएं देना। ये ना इंसान है ही नहीं, एलियन है। ये लगता ही नहीं है इंसान मुझे किसी एंगल से, क्योंकि इतने सारे लोगों को कनेक्ट करना, इतने सारे। डायरेक्ट सेलिंग की एक बुरी बात बताऊं मैं आप लोगों को क्या है। डायरेक्ट सेलिंग में ना एक ना कुआं बना होता है, उसमें जो अंदर के लोग होते हैं वही एक दूसरे को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। अच्छा तू डायमंड बन गया, अब तू ही ट्रेनिंग दे, तू है। डायरेक्ट सेलिंग का इशू ये रहता है कि बाहर से एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज कभी अंदर आती ही नहीं है। और इस बैरियर को पहली बार मैंने ब्रेक करते हुए हनी ठाकुर को देखा है। हनी ठाकुर भाई, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, और जब बनोगे ना तो हमें मत भूल जाना नीचे, ठीक है? ये मेरी दुआएं आप लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए। और एक रिक्वेस्ट है कि मेरे फेसबुक पेज पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल पे जाएं। ये मेरी गुरु दक्षिणा है अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है। सो ये लिंक के अंदर मैं आपको सारी चीजें शेयर कर दूंगा, फेसबुक पेज भी। और उसमें डेली के डेली वीडियो मैं डाल रहा हूँ आजकल, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो आपकी लर्निंग को बढ़ाएंगे, आपको अच्छा लगेंगे। यहीं अपने घर के कोने में बैठ के मैं खुद बना रहा हूँ मैं। और यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पे भी, ब्लॉग में भी जा सकते हैं। ब्लॉग में 70-80 आर्टिकल्स हैं सेल से रिलेटेड भी कुछ है, उनको भी पढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। हनी भाई, आई लव यू।
थैंक यू सो मच सर, बहुत ही आउटस्टैंडिंग और जबरदस्त सेशन सर, एकदम से मजा आ गया। जो आग दिल में थी अंदर, जो जुनून खून में था, उसमें आपने पेट्रोल डाल दिया सर आज तो। एकदम से मजा आ गया सर, थैंक एकदम यू। से। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे मेरे पास में रिव्यू भी आए हैं और बहुत सारी ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जिनके ऊपर मैं अपने बहुत और अच्छे से क्लियरिटी कर ली है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग सर, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। और सर धन्यवाद करता हूँ आपका। और बाकी लोगों से मैं सच में रिक्वेस्ट करता हूँ, एक तो आप रिव्यू मैसेज में जरूर देना व्हाट्सएप पे, ताकि जिनका स्क्रीनशॉट लेके मैं और मैं सर को मैं भेज सकूं। और डेफिनेटली सर का जो ब्लॉग और यूट्यूब पे चैनल है, वहां पे और ऐसी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी आउटस्टैंडिंग नॉलेज है, ताकि वहां से भी आप ग्रैब कर पाओ, नॉलेज ले पाओ। तो सर मैं जरूर चाहूंगा कुछ लोगों का मैं रिव्यू ले लूं, और किसी के कुछ हाँ जी, बिल्कुल क्वेश्चन है तो वो भी बता सकते हैं फटाफट से। 5 मिनट का टाइम मैं लूंगा और जी, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ सर एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से, हमारे पास टाइम है। बच्चन भाई भी यहाँ पे हैं हमारे बीच में कहीं। सर मैं क्रॉस चेक करता हूँ एकदम से। अगर किसी को कुछ कहना है तो 1 टाइप करें जल्दी जल्दी एनी से। टाइम, कुछ भी आप मैसेज मुझे देना चाहें, कुछ भी आप बातचीत करना चाहें, या कुछ प्रश्न हो। जरूरी नहीं है कि आप मुझसे अभी प्रश्न पूछें, हो सकता है लेटर ऑन आपके पास कोई क्वेरी दिमाग में आती है। व्हाट्सएप नंबर आपके पास मेरा शेयर हो चुका है, उस पर आप मैसेज डालिए, और अगर मैं जिंदा हूं तो 24 घंटे में आपको रिप्लाई आ जाएगा। रोहित भाई है हमारे बीच में, वो कुछ कहना चाहते हैं। अनम्यूट कर लेता हूँ मैं रोहित भाई को। हाँ जी, हाँ जी, बहुत हाँ जी, बहुत रोहित बहुत भाई, स्वागत रोहित बिल्कुल भाई आपका। हाँ जी, थैंक यू सो मच मनोज भाई, मजा आ गया आज का सेशन लगा के। एंड काफी कुछ एनर्जी मिली है। और एक चीज हमें आज प्रूव हो गया कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन है। आपने जितनी भी चीजें हमें बताई है उसके थोड़े थोड़े ट्रेसेस हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे कि लोग कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं बाय करते, लोग कभी भी कोई प्राइस को नहीं बाय करते, दे बाय इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड वैल्यूज एंड सॉल्यूशंस। तो आज आपने उसके ऊपर अप्रूव लगा दिया, क्योंकि अभी तक हमें लगता था, मुझे और हनी भाई को, कि शायद हो सकता है कि हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे थे। लेकिन अभी आपने ऊपर से एक एज अ मेंटर, एक एज अ गुरु ये चीज प्रूव कर दी कि हम लोग बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बल्कि मैं कुछ बुक्स भी स्टडी करता हूँ, द साइकोलॉजी ऑफ सेल्स, ब्रायन ट्रेसी की बुक भी स्टडी करता हूँ, तो उससे भी बहुत सारे कंटेंट्स मुझे इस तरह के मिले थे। तो अमेजिंग सर, काफी मजा आ गया। एंड जितना डेप्थ में आपने बताया, हम उतना डेप्थ में सोच नहीं पाते थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हो सकता है जो चीजें मेरे दिमाग में ऑलरेडी क्लियर थी और मैं उसको समटाइम ऐसा होता है कि सेल्स के अंदर आप जो चीजें खुद कर रहे होते हो, आप सामने वाले को नहीं डिलीवर कर पाते। तो मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि सेल्स को मैं तो खुद जनरेट करना जानता था कि कैसे मैं सामने वाले की आइस ब्रेक करूं, मैं कैसे सामने वाले के साथ रिलेशन बिल्ड करूं, कैसे मैं उसके हॉट बटन को फाइंड आउट करूं। ये सारी चीजें तो मुझे आती थी, लेकिन मैं वो चीजें सामने वाले को डिलीवर नहीं कर पाता था। लेकिन आज आपके सेशन के बाद बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी हो गई कि किस तरह से आप इमोशनली सामने वाले के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। एंड हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप हमें वंडरफुल सी नॉलेज देते रहेंगे, और डेफिनेटली जब भी आपके पास टाइम हो, लॉकडाउन ओवर होगा, तो एक बार हम जरूर बैठ के आपसे बहुत सारा ज्ञान डेफिनेटली जरूर सीखेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच रोहित भाई, वंडरफुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। डेफिनेटली सर बहुत मजेदार था और बहुत अच्छा लगा। और कोई और पर्सन है कुछ रिव्यू देना चाहता है आप लोगों में से? गाइस जल्दी जल्दी से आप टाइप करें, 1 और 2 कुछ भी टाइप करें, ताकि मैं आपको अनम्यूट कर पाऊं जल्दी से। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 2-3 लोगों को मैं अनम्यूट कर पाऊंगा। और मोनिका जोगटा नाम से मैम है, फाइंड आउट कर लेता हूँ कहाँ पे। यस, अनम्यूट कर रहा हूँ मोनिका जोगटा जी को। बहुत बहुत स्वागत है मोनिका मैम आपका। गुड आफ्टरनून सर, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। थैंक यू सो मच सर। मनोज सर का बहुत ही वंडरफुल मैसेज था, एंड हमारे लिए बहुत ही वंडरफुल ट्रेनिंग थी। हमने बहुत कुछ चीजें सीखी जो ऑलरेडी पहले से भी सीख रहे थे। एंड हनी सर, आपको दिल से थैंक यू, क्योंकि इतनी ऐसे लॉकडाउन में भी सर हम लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मनोज सर, आपको यही बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच सर। आज का जो डे था वो बहुत ही नॉलेजेबल डे है मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मोनिका, थैंक यू सो मच मोनिका मैम। और सर मैं कितना देर का टाइम है सर? मैं 2-3 लोग और हैं, उनको कर लेता हूँ। बिल्कुल, आराम से। तब तक मैं अपने लिंक डाल देता हूँ मैसेज में ना।
ओके लोगों सर, के रोहन जी हैं जो हरिद्वार से हैं, काफी अच्छे लीडर हैं, इनको मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ। और रोहन भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोहन भाई कहाँ है? जस्ट एक मिनट। रोहन, बच्चन भाई भी आ गए हैं। बच्चन भाई अब हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। सर सबसे पहले मैं थैंकफुल करना चाहूंगा आपका, क्योंकि आपने आज इतना प्रीशियस टाइम हमारे लिए दिया, हमें इतनी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करी। एंड आपने लास्ट में एक लाइन बहुत अच्छी बोली कि हनी सर इस दुनिया के लगते ही नहीं है। ये रियल है सर बात, क्योंकि हमारे ऊपर ग्रेस ऑफ गॉड है कि हनी सर हमारे साथ हैं, हमारे मेंटोर हैं, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी नॉलेज के साथ साथ इतनी अच्छी मेंटोरशिप प्रोवाइड करी आपके थ्रू। एंड काफी अच्छा सीखने को मिला आज आपसे। बट मेरा आपसे एक लास्ट में एक सवाल था, बहुत जरूरी सवाल था मेरा जानने का। जी मेरा सवाल जी जी। हमेशा रह जाता है सर, जैसे कि हमने कई जगह पढ़ा है कि स्टोरी सेलिंग होती है, हमेशा स्टोरी ही बिकती है इमोशनल कनेक्शन के साथ। हाँ। बट एक टाइम होता है स्टोरी टेल करने का, कि जैसे हम किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो एक एग्जैक्ट टाइमिंग होता है, मतलब एक हॉट बटन होता है जिस टाइम पे हमें स्टोरी रिवील करनी पड़ती है। एब्सोल्युटली। तो मैं वो टाइमिंग जानना चाहता था कि किस टाइम पे हम वो चीज कर सकते हैं। ओके ओके, मैं इसको थोड़ा सा क्विकली आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया कि हम स्टोरी कब बताएं। देखो, एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ना स्टोरी का मतलब वो नहीं है कि आप कोई कहानी उनको बता दो। स्टोरी का मतलब होता है आप उसको टेस्टिमनी बोल दो। जैसे मान के चलो किसी के पास आप चले गए किसी पर्टिकुलर प्लान लेकर के या प्रोडक्ट लेकर के, तो अगर वो आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए उसकी कुछ टेस्टिमनीज होती हैं, उनको भी स्टोरी कहा जाता है। या फिर आपकी कंपनी की, आपकी टीम की सक्सेस स्टोरीज होती हैं, उनको जो पूरी की पूरी जो लोग हैं, इसने ये काम किया, इसने ये किया, इसने ये किया, उसको भी स्टोरी कहते हैं, राइट। तो वो टाइम जो स्टोरी बताने का होता है वो तब होता है जब आदमी के साथ आप कनेक्शन बना लें। जब आदमी के साथ आपका कनेक्शन बन जाता है। देखिए ध्यान से समझिए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने अभी टॉक करनी शुरू करी, तो स्टार्टिंग में ना खाली मुझे पहले सुनेंगे, फिर 2-4 मिनट में क्या होगा, जब भी मैं बात करूंगा, जब मैं ऐसा करूंगा तो आप भी मेरे साथ हाँ हाँ करेंगे। दैट मीन्स कि मेरी हाँ में आप हाँ मिला रहे हैं, मेरी ना में आप ना मिला रहे हैं। दैट इज द परफेक्ट टाइम जब आप स्टोरी को रिलेट कर सकते हैं, स्टोरी को बता सकते हैं। ध्यान से समझिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब आप मुझसे पहली बार अभी ट्रेनिंग में आए, तो मेरी हर बात पे आप नॉड नहीं कर रहे थे, आप स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ देख रहे थे। वो कनेक्शन बिल्ड होने में स्टार्टिंग के 4-5 मिनट लगे हैं, जिसको रोहित ने भी बोला कि थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग एक टाइम रहता है, बीच में सेशन रहता है, कुछ चीज रहती है जहाँ पे कनेक्शन बन जाता है। उसके बाद मेरी हाँ में आपकी हाँ मिलनी शुरू हो जाती है, मेरी ना में आपकी ना मिलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद वो टाइम होता है जब आपको वो स्टोरी, आपको जो टेस्टिमनीज होती है, स्टोरी होती है, वो एक्सप्लेन करनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर है। और अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है, मेरा नंबर आप सभी लोगों के पास है, उसमें मुझे क्वेश्चन भेजें, मैं बेस्ट से बेस्ट आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, आपका आज का प्रीशियस टाइम के लिए थैंक यू सो मच फॉर दैट। वेलकम वेलकम बडी वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच रोहन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही जबरदस्त सर। और 1-2 पर्सन और है, मैं इनको ले लेता हूँ लाइन पे। और जी नेक्स्ट बिल्कुल। पर्सन है पूनम राणा जी, है पूनम मैम है हमारे बीच में, इनको मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है ठीक पूनम है। मैम। Thank you so much, sir. Thanks a lot, sir. A very, very good afternoon to all of you. And thank you so much, Hani sir. जैसा कि मनोज सर ने कहा है, आप हमारे लिए सीरियसली एक एलियन हो। जैसे मैंने कल भी कहा था कि जो आपने काम स्टार्ट किया है, वो उसके पीछे बहुत अच्छा इंटेंशन है कि हमारे पूरे के पूरे वॉरियर एम्पायर को एक बहुत बेहतरीन नॉलेज मिले, हम लोग खुद को अपग्रेड कर सके। एंड थैंक यू सो मच मनोज सर, फर्स्ट टाइम आपको आज सुना है, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज आपने आज हम लोगों को डिलीवर करी है। जैसा कि रोहित सर ने कहा है कि ऑलरेडी वो चीजें हम सीख रहे थे। एंड एक और चीज जो सर आपने लास्ट में बोली है कि जो डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं एक कुएं के अंदर होते हैं, और जो वहां पे किसी भी लेवल पे कोई भी पर्सन अगर है, वो हम लोगों को वही सिखाता रहता है, जिसकी वजह से जो बाहर की नॉलेज होती है वो हम लोगों को तो डिलीवर नहीं हो पाती है। सो सर ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि आपके पास बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस है। और या तो हम लोग, जैसे पहले सिस्टम की भी बात हुई थी, या खुद का हम लोग कुछ काम करके खुद का एक्सपीरियंस लेके हम अपना टाइम वेस्ट कर ले, या फिर किसी ऐसे पर्सन से सीखे जिसके पास एक बेस्ट एक्सपीरियंस है, और सिर्फ उसका बेस्ट एग्जाम्पल आप हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू पूनम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच पूनम मैम। सो सर एक पर्सन और है, उनको मैं अनम्यूट कर लेता हूँ। मिस्टर प्रेम जी हैं हमारे बीच में, प्रेम जी को मैं अनम्यूट कर लेता हूँ, और हरिद्वार से हैं बेसिकली। बहुत बहुत स्वागत है प्रेम भाई आपका। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून सर। काफी अच्छे सर लगा, मैंने फर्स्ट टाइम आपका ये वेबिनार लिया सर, काफी इंस्पायर्ड था मैं, मेरे को बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला है। ऐसे बेसिकली हम ये हनी सर से ये चीजें सीखते रहते हैं ऐसी डेलीज में, बट जो आपने सिखाया ये कहते जाते कि ये बहुत अच्छा लगा मुझे, एक डेप्थ में सीखने को मिला
बाकी हम ये चीज कहूंगा कि एक हनी सर की बदौलत ही मैं अब इतने बड़े बड़े लीडर्स, आप जैसे लीडर्स को सुन पा रहा हूँ। तो एक हमारे लिए एक इंस्पायर्ड है हनी सर, जिनके इन्होंने वॉरियर एम्पायर में इस चीज को, क्रिएटिविटीज को यूज का, जो लोग मतलब हमें जिस चीज की थोड़ी सी भी कमी महसूस हो रही है, जो कि हमें लगता है कि हम इस चीज में डाउन फील हो रहे हैं, या फिर लगता है वो अपने आप को मोटिवेट, हमें मोटिवेट करने के लिए वो चीज ऐसी ला रहे हैं, जैसे कि हमें ट्रेनिंग हम ले रहे हैं, बट आपने और अच्छे से इंस्पायर्ड किया। थैंक यू सर। एंड काफी अच्छा लगा मुझे वेबिनार लेने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू प्रेम भाई। थैंक यू सो मच प्रेम भाई। और जैसे कि प्रेम भाई ने भी दिया, डेफिनेटली मनोज सर जैसे कि सभी लोग बता रहे हैं, तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना मैं मैसेज देता हूं कि मैं क्रिएटर नहीं हूं। गॉड ने जो भी दिया है हमारे को, जो भी बुद्धि दी है, कोई पर्पस दी है लाइफ के अंदर में, उसको जस्ट हम फॉलो कर रहे हैं। हम सभी के सभी लोग मीडियम है और एक लाइक माइंडेड पीपल है हम सभी के सभी। इसी वजह से आज हम यहाँ पर है, कनेक्टेड है और एक दूसरे को समझ रहे हैं और हमारे को अच्छा लग रहा है। अगर हम लाइक माइंडेड नहीं होते तो हम यहाँ पे नहीं होते, हम कट ऑफ हो जाते। लेकिन सभी के सभी लोग अगर मिलके जुनून से आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली मिरेकल होगा। जैसे कि मनोज सर ने बताया था, अकेले बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है, एक सिस्टम होता है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम बन रहा है जहां पे हर एक पर्सन का कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि अगर मैं अकेले ही होता हूं तो मैं फिर किसको सुनाता? अगर मनोज सर होते, डाटा इतना अच्छा है, तो सर किसको सुनाते? तो आपका होना और हमारा होना, हर एक पर्सन की प्रेजेंस की वजह से ये सब एक माहौल बन रहा है। और डेफिनेटली ये खुदा का एक डायरेक्शन है जिसको हम फॉलो करके बहुत अच्छी एक मिसाल कायम करेंगे समाज के अंदर में, सोसाइटी के अंदर में, ताकि बहुत सारे लोगों को एक आइडल, एक प्रूवन ट्रैक दे पाए जहां से वो अपनी लाइफ के अंदर में सक्सेस हो जाए और वो चीज वो अचीव कर पाए, हर एक पर्सन जो एक्चुअली लाइफ में वो चाहते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बच्चन भाई बच्चन सर हमारे बीच में है, जो कि एक मेजर, एक मैं समझता हूँ कि बैकबोन है इस जो आज के इस सेशन की, क्योंकि उनकी वजह से इन्होंने कनेक्ट किया, हम दोनों को भी इन्होंने कनेक्ट किया। मनोज सर को कनेक्ट किया है और मेरे साथ भी कनेक्टेड है, और उनके साथ में ये विजनरी टॉक्स होती है जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। और बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी आप सभी के सभी लोग जानते हैं। तो आप लोगों की एक्साइटमेंट के साथ मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ बच्चन सर को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर थैंक यू सो मच आपका बच्चन सर, आज के इस वंडरफुल सेशन में आने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, इस सारे आइडिया के ऊपर में इसको यूटिलाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सर मेरी तरफ से अनम्यूट है आप। बच्चन सर, सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा, मेरी तरफ से अनम्यूट है। अब आ रहा है। बच्चन भाई आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। बच्चन सर हेलो, मैं कॉल करूं? ऑडियो नहीं आ रहा है। आप सेटिंग चेक करो, सेटिंग। चलो, और तब तक किसी और का रिव्यू ले लेते हैं जब तक बच्चन भाई आते हैं। ओके सर। और कोई है? बच्चन सर अगर पॉसिबल है ईयरफोन निकालो, ईयरफोन निकाल के बोलो। ईयरफोन निकाल दो, ईयरफोन निकाल दो। हेलो मनोज भाई। यस सर, यस सर। आगे। हेलो अब आई आवाज आ गई सर। आ रही है? यस सर, यस सर। ओके। तो एक्चुअली मैं गया था अभी खेत मम्मी के साथ, ठीक है। तो मोबाइल में बहुत कम बैटरी थी, और जब मैंने हनी को, आपका मैसेज आया मुझे कि ऐसे अभी सेशन होने वाला है, तो आई जस्ट लॉग इन। फिर मुझे बोला कि ये आपको इतना खोदना है, एक ठेका दे रखा था ना मम्मी ने। तो फिर जैसे मैं सेशन में बैठा और वो ठेका अब कल के लिए चला गया। ओके। अब मुझे कल करना पड़ेगा, आज कुछ नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज सुपर इन्वॉल्व। और उसके बाद मेरी बैटरी खत्म हो गई, फिर मैं दौड़ते हुए घर आया एंड आई रियली डोंट वांट टू मिस इट। फिर मैं घर पे अभी चार्ज करा, अभी मैं कनेक्ट हो पाया। तो लास्ट में जहाँ पे आपने वो मार्केटिंग वाली बात करी थी फिलिप कॉटलर की बुक की, विच चेंज योर लाइफ, दैट स्टेटमेंट, और वहां पे मैंने लास्ट सुना था। फिर मैं अभी लास्ट में अभी थोड़ा सा सुना था कि आप जब ये भाई साहब का कहीं हदीदार वाले भाई साहब का आपको एक क्वेश्चन आया था, तो कंक्लूजन भाई बहुत मजा आया, लविंग इट हनी, आई मीन ऑलवेज यू आर रॉकिंग यार, बड़ा मजा आ रहा है आपको जैसे भी सेशंस करवा रहे हो।
इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप लोगों को सीखने को मिल रहा है, हम लोग भी अपडेट हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से सब घर पे है, राइट। और अगर हम लर्न नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक फील्ड में इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, जैसे परसों भी कहा था साकिब सर ने, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये ऐसा है जैसे मान लो हम अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। अगर हम बोलेंगे नहीं एज ए स्पीकर, हम धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बहुत मजा आया मनोज भाई, बहुत ही शानदार चीजें आपने बताई है। मतलब MBA के बाद में एक सिनेमा कॉलेज का जो सेशन था जो हम लोगों ने उस दिन साथ में करा था, तो मैं मिस कर रहा हूँ यार हॉल दोबारा से ऑफिस, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जैसे कल मैंने बात करी थी, आई फील एब्सोल्युटली अनकंफर्टेबल व्हेन आई स्पीक, लाइक बाकी सुन रहे हो और मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है आपको भी, क्योंकि पहली बार हम ये कर रहे हैं, तो वो मतलब वो परफेक्शन नहीं आता है, आप वो अपना डिलीवर नहीं कर पाते हो जो आप एग्जैक्टली करना चाह रहे हो। लेकिन आपने तो आज मतलब मजा आ गया, आपने बोला था मुझे आधे घंटे का होगा, 1.5 घंटा चला, तो थैंक यू भाई, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि हनी की जितनी भी टीम है, ठीक है, हनी अपना छोटा भाई है, जितनी भी टीम है, जितना भी आपके पास कंटेंट है, भाई की तरफ से रिक्वेस्ट है, सारा कंटेंट इनको दो, इनको सिखाओ, क्योंकि ये हमारे रोडू से है, ठीक है, तो रोड वालों को आगे बढ़ाओ। और आप भी तो यहीं से शिमला से ही हो, जितना भी कंटेंट हो सकता है, जितना भी आपके पास टाइम है भाई, प्लीज आओ, शेयर करो, इनको आगे बढ़ाओ। और एक दिन ऐसा आना चाहिए यहाँ पे, हनी तो इसकी तो शक्ल में लिखा है कि देखो, लगता ही नहीं है, ऐसे ही लगता है कि जब मैं पहली बार मिला था मुझे तो कोई वो हीरो मॉडल होगा, बाद में पता चला सेल्स और मार्केटिंग में, मार्केटिंग में इतने स्मार्ट लौंडे कैसे होते हैं। तो आप प्लीज हेल्प करो कंटिन्यूअसली। थैंक यू सो वेरी मच हनी, वी विल बी कनेक्टेड, और बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, ओके जी, ओके ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच बच्चन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कितनी ज्यादा तारीफ करी नहीं जा रही है, अब होगी खत्म में। थैंक यू। हनी मेका से मुझे भी जाना है फिर, अब ना मेरे पास 5 मिनट बाकी है, और आप लोगों को खाली बाय करूंगा, आप लोग कनेक्टेड रहे आपस में, मैं साइन आउट कर देता हूँ, आप लोग बातचीत करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे भी 2 घंटा सेशन चला, ये 2 घंटा बहुत होता है, और आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, 2 घंटे बैठे रहे, वो भी मुझे सुनने के लिए मेरे साथ, और थैंक यू वेरी मच। और फेसबुक और यूट्यूब पे जाकर के कमेंट्स और लाइक्स वगैरह, वो सब्सक्रिप्शन जरूर बढ़ाएं, वो मेरी इंस्ट्रक्शन है। जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके, बाय। सो गाइज, ये थे हमारे सीनियर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। आप लोगों को लिंक्स आ जाएंगे, सर का मोबाइल नंबर और सर का जो पेज और ब्लॉगिंग जो भी सर का है, वो सारा मटेरियल आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा, आप वहां से कनेक्ट हो सकते हो। और डेफिनेटली आने वाले टाइम में और अच्छे सेशन होने वाले हैं। और कल से एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है जो बच्चन सर का शुरू होने वाला है, आप सभी जानते हैं, उसका फॉर्म ऑलरेडी आ गया, उसको आप फिल कर दीजिए। और वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, आप सभी जानते हैं, जिसका हिंट पिछले कल आपको दिया था, उसको फिल करके जबरदस्त तरीके से भाग ले। डेफिनेटली बहुत अच्छी नॉलेज आने वाली है जो आपको ग्रोथ देने वाली है। वो ग्रोथ आपको कहाँ पे काम आएगी? डिजिटल तरीके से कैसे लोगों से कम्युनिकेट करना है, कैसे रेपो बिल्ड करनी है, और किस तरीके से हम अपने आप को और अपग्रेड कर सकते हैं, और बिजनेस के अंदर में आप नए रिकॉर्ड बना सकते हो। ये सारी चीजें आपके पास में सही हो जाएगा। एक बार मेरे को इशारे मिल रहे हैं बच्चन सर की तरफ से, और शायद बच्चन सर कुछ मैसेज देना चाहते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। और बच्चन सर, आपको मैं यस सर, आप अनम्यूट है मेरी तरफ से, तो थैंक यू। आवाज आ रही? हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है नहीं? ओके, तो ये जो हरिद्वार से भाई साहब ने अभी क्वेश्चन करा था कि कब आप क्वेश्चन वो अपनी स्टोरी बता सकते हैं, तो मैं अभी आपको एक लिंक दूंगा। टॉनी रॉबिन्स आई थिंक सुनते ये वहाँ अपने रोहित भाई भी बहुत सुनते हैं। तो एक जबरदस्त वीडियो है मैचिंग एंड मिररिंग के ऊपर में, व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, राइट। तो हमारे जो वर्ड्स है ये तो ज्यादा इम्पैक्ट करते नहीं है, मनोज भाई ने बताया स्टोरीज एंड ऑल, इट वर्क्स अ लॉट। तो कब आप करोगे, कैसे करोगे, मतलब कि बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, मुझे लगता है कि हर एक बंदे को देखनी चाहिए। मैं आपको लिंक शेयर करूंगा क्योंकि इनका नंबर मेरे पास है नहीं। तो वो पूरा वीडियो है, बहुत आई थिंक रिपोर्ट बिल्डिंग के ऊपर में 24 मिनट्स या ऐसा कुछ है, और बाकी लंबे लंबे भी है 2-3 घंटे के, लेकिन मैं 24 मिनट्स वाला हाउ टू बिल्ड रिपोर्ट व्हेन यू आर in conversation with some other human being whom you don't know, how to कैसे उनको अपने जोन में लाना है, तो उसके लिए वीडियो लिंक दे रहा हूँ। उसमें आप इनको भाई साहब को जरूर शेयर करना, बोलना कि हेडफोन लगा के सुनना रात को 10 बजे के बाद। यस सर,
ठीक है। थैंक यू सो मच सर। और रोहन भाई आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो आने वाला है, और जबकि सबके लिए आने वाला, सबको देखना चाहिए, और रात को 10 बजे के बाद इसलिए देखना है ताकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में जाके फीड हो जाए और आपकी मतलब हैबिट में वो चीज आ जाए और मजा आ जाए जिंदगी का आपको। सो गाइस थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतनी देर तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और नंदा सर का स्पेशल मैसेज मेरे पास में आया, आउटस्टैंडिंग सेशन, और नंदा सर नेक्स्ट मीटिंग करके वो चले गए थे थोड़ी देर पहले, लेकिन बहुत मजा आया नंदा सर को भी। और थैंक यू सो मच गाइस, अपने रिव्यू जरूर देना, आपका तो कंट्रीब्यूशन इतना ही चाहिए, सिर्फ इतना आपने कर लेना कि रिव्यू दे देना, अच्छे से मैसेज कर लेना, उसका एक कोलाज बना के मैं आप लोगों को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, जो आप अपने स्टेटस पे डाल सकते हो, जिससे आप और अच्छे से रेपो बिल्ड कर सकते हो मार्केट के अंदर में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।